व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोस्फीयर इन सिंपल टर्म्स अगर मैं तुमसे पूछूं तो? क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान देना है। अभी अर्जुन की तरह बनो, जितना जरूरत है उतना ही देखने का, उससे ज्यादा नहीं देखने का। उससे ज्यादा देखने के वैसे रीजनिंग में बहुत गलती करते हो तुम लोग, जितना जरूरत है उससे ज्यादा सोच लेते हो। एक एक बड़ी अच्छी कहावत है, लोकोक्ति है। क्या कहावत है कि पोथी पढ़ पर जग मोया भया, पंडित बना न कोई। पोथी पढ़ पर जग मोया भया, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। तो ढाई आखर प्रेम को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। सिविल सर्विसेज में प्रेम के लिए उतनी जगह नहीं है। रोज जो एमसीक्यू सॉल्व करे वही पंडित होए। प्रीलिम से पहले रोज जो एमसीक्यू बनाएगा ना वही पंडित होएगा। पोथी कितना भी पढ़ लो, बहुत सारा पीडीएफ इकट्ठा कर लो, मोटा मोटा मटेरियल ले लो, कुछ नहीं काम आएगा जब तक हम उस मटेरियल को एमसीक्यू में कन्वर्ट ना कर लें सक्सेसफुली, करेक्ट एमसीक्यू में। ठीक है, तो इसलिए पीडीएफ इकट्ठा करने पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, जितना है उसी से एमसीक्यू बनाने पर ध्यान दीजिए। ये वाला कहावत याद रखना, थोड़ा मॉडिफाई मैंने किया। ओनली अ फ्यू एनवायरमेंट्स आर हैबिटेड। यस, क्या हुआ दीपांकर? नहीं क्यों? इट इज करेक्ट, इट इज ट्रू, करेक्ट है। फ्यू एनवायरमेंट में ही तो हैबिटेट होता है, सारे एनवायरमेंट में हैबिटेट हो, इट इज नॉट पॉसिबल। ये नहीं पॉसिबल है। सारे एनवायरमेंट में हैबिटेट होगा? नहीं होगा सारे एनवायरमेंट में हैबिटेट। हम लोग क्लास में कैसे करेंगे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को? हमारा अप्रोच क्या होगा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए कि हम कॉन्सेप्ट्स और तुरंत उसी के साथ उससे रिलेटेड एमसीक्यूज, ये काम करना है हमें। कि एक कोई टॉपिक, जैसे सपोज एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी ही बार बार बोल रहे हैं ना, तो एनवायरमेंट हो गया, इकोलॉजी हो गया, सिंपल एक टर्म इकोसिस्टम हो गया। ये सारे टर्म एक जैसे दिखने में लिखते हैं बट सबका मीनिंग अलग अलग होता है। शंकर कुछ बना देना मेरे लिए, ठीक है? राइट, ये सारे सिमिलर टर्म्स हैं बट इनका मीनिंग अलग अलग होता है। तो इनका मीनिंग हम पढ़ तो लेते हैं, बहुत बार पढ़ लेते हैं। तुम में से कई एस्पिरेंट होंगे जो पहले भी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़े होंगे, कुछ लोगों के लिए फर्स्ट टाइम होगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन गलती होता है इस वाले सब्जेक्ट में। इसलिए गलती होता है क्योंकि हम पढ़ लेते हैं और फिर एमसीक्यू नहीं बनाते हैं। ये ना बाकी सब्जेक्ट्स की तरह नहीं है, हिस्ट्री पॉलिटी की तरह नहीं है, डिफरेंट रहता है। यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ना आपको टेस्ट में दिखाना होगा, एमसीक्यू में दिखाना पड़ेगा। उन सब्जेक्ट्स में भी है बट वहां से ये थोड़ा डिफरेंट है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, इसलिए क्वेश्चंस करते जाएंगे। हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तब वो हमको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से समझ में आएगा, वही हमारा पर्पस है। ठीक है, इसी तरह से क्लास करेंगे। आज भी हम लोग जो टॉपिक करेंगे उन सब का एमसीक्यू करेंगे, तब देखेंगे कि वो टॉपिक क्या कहना चाह रहा है। चाहे वो इकोलॉजिकल निशे हो या इकोटोन हो या सक्सेशन की बात हो या म्यूटेशन की बात हो, स्पेसिएशन की बात हो, क्योंकि ये सब डेफिनेशन रट के तो कुछ होना जाना है नहीं, क्वेश्चन बनने आना चाहिए, क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो अप्रोच क्लियर है, क्लास कैसे करना है इस तरह करके। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। ये एक बिल्डिंग है, पर्निल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के टर्म में जो आज सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो इस पर्निल कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग को हम लोग बुला क्या सकते हैं? वी कैन कॉल इट बायोस्फेयर। क्या बुला सकते हैं इसको? बायोस्फेयर। एक बायोस्फेयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोस्फेयर इन सिंपल टर्म्स अगर मैं तुमसे पूछूं तो? टुगेदर, ऐसा यही होता है बायोस्फेयर। सिंपल अंडरस्टैंडिंग। व्हाट इज बायोस्फेयर? सुना तो है ना सबने बहुत बार, बायोस्फेयर बायोस्फेयर। बायोस्फेयर के पार्ट्स भी तुमने सुने, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर सुने, एटमोस्फेयर। तो अभी लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर भूल जाते हैं, सिर्फ बायोस्फेयर की बात करते हैं। तो व्हाट इज बायोस्फेयर? अगर तुमसे पूछा जाए कि बायोस्फेयर क्या है, हाइड्रोस्फेयर क्या होता है गाइस? हाइड्रोस्फेयर या एटमोस्फेयर? ट्राई करो। लैंड, वाटर, एयर बायोस्फीयर में, ह्यूमन नहीं है क्या इसके पार्ट?
है ना, ह्यूमंस आर ऑल्सो पार्ट ऑफ बायोस्फीयर ना। सो जैसा आकाश ने बोला कि बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दे फॉर्म व्हाट, बायोस्फीयर। और इसकी एक स्पेशलिटी क्या होती है बायोस्फीयर की, कि बायोस्फीयर में ना लाइफ प्रेजेंट होता है। बायोस्फीयर की एक स्पेशलिटी क्या है कि इट हैज द प्रेजेंस ऑफ लाइफ, लाइफ का प्रेजेंस है। तो पर्निल कॉम्प्लेक्स में भी तो ऐसा ही है ना। पर्निल कॉम्प्लेक्स में लिथोस्फेयर भी है, जमीन भी है, जिस जमीन पे अभी हम लोग खड़े हैं, क्लास करने के लिए बैठे हैं। यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी है, सांस लेने के लिए हवा है, और पानी के बोतल में पानी भी है, तो हाइड्रोस्फेयर भी है। सो पर्निल कॉम्प्लेक्स इज कंसिडर्ड एज ए बायोस्फेयर, जहां पे 3 एस्पेक्ट्स प्रेजेंट है। क्या? लिथोस्फेयर मतलब कौन सा वाला पार्ट? लैंड वाला पार्ट। लैंड है ना जिस पर खड़े हैं या बैठे हुए हैं, इस फ्लोर को लैंड समझ लो, इसको मार्बल नहीं समझना है, लैंड समझ लेना है। हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर जहां वाटर वाला पार्ट प्रेजेंट है, राइट। एंड एटमॉस्फेयर जहां पे जितने भी एयर के कंपोनेंट्स हैं वो प्रेजेंट है। तो दिस पर्निल कॉम्प्लेक्स इज एन एग्जांपल ऑफ बायोस्फीयर। ये पर्निल कॉम्प्लेक्स एक बायोस्फीयर का एग्जांपल हो सकता है एग्जांपल। तो आज के बाद से बायोस्फीयर जब भी किसी को समझाना है तो हम बोलेंगे कि हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं दैट बिल्डिंग कैन बी कंसिडर्ड एज ए बायोस्फीयर, एकदम सिंपल तरीके से। इससे क्या होगा ना कि कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मेंस में भी अगर आएगा तो हम सोच के आंसर बनाकर लिख सकते हैं, प्रीलिम्स में तो कभी गलत नहीं होगा, ऐसे समझ लें। तो डेफिनेशन रटना ही नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन पूछा भी नहीं जाता है, डायरेक्ट डेफिनेशन तो नहीं आता है ना, अंडरस्टैंडिंग आती है। तो बायोस्फीयर कंटेन्स लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, एंड स्पेशलिटी क्या है बायोस्फीयर की कि इट हैज प्रेजेंस ऑफ क्या? प्रेजेंस ऑफ लाइफ। तो पर्निल कॉम्प्लेक्स में तो लाइफ है ना, हम सारे लोग अभी प्रेजेंट है, ये सुनसान इलाका तो नहीं है। तो दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट बायोस्फीयर। हम इसको क्या बुला सकते हैं? बायोस्फीयर बुला सकते हैं। ठीक है, गुड। नूरुद्दीन, ध्रुव, ठीक है, देबू, विराज, जितना मैंने बताया है अभी पहले आसाम का और नॉर्थ ईस्ट का, वो सारे रीजन्स कवर करो, प्रोटेक्टेड रीजन का। फिर इंडिया के बाकी स्टेट्स का मैं तुमको बताऊंगा किसको पढ़ना है। बायोस्फीयर वर्ड क्लियर है सबके लिए, राइट? तो पर्निल कॉम्प्लेक्स एक बायोस्फीयर हो गया। ओके, गुड। अब पर्निल कॉम्प्लेक्स में अंदर चलते हैं। पर्निल कॉम्प्लेक्स में जब हम अंदर चलते हैं तो पर्निल कॉम्प्लेक्स में हमको क्या दिखता है? पर्निल कॉम्प्लेक्स में हमको दिखते हैं स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड अदर सपोर्ट स्टाफ्स। अब अदर सपोर्ट स्टाफ चाहे आपको टेक्निकल सपोर्ट दें या फिर आपको स्टडी मटेरियल दें, आपके एडमिशन काउंसलर्स हों, आपको पानी पिला रहे हो, सफाई कर रहे हो, सारे। तो ये एक ग्रुप दिखा पर्निल कॉम्प्लेक्स के अंदर, इस बायोस्फीयर के अंदर। ये कौन सा कंपोनेंट हो गया? बायोटिक या अबायोटिक? बायोटिक, क्योंकि इसमें क्या है? जिंदगी है, लिविंग कंपोनेंट्स हो गए, तो इनको बायोटिक कंपोनेंट्स बुलाएंगे, लिविंग कंपोनेंट्स को। लेकिन इसी पर्निल कॉम्प्लेक्स में एक और चीज दिखता है, यहां पर बेंच है, डेस्क है, यहां पे स्मार्ट बोर्ड है, तो ये क्या हो गया? अबायोटिक, नॉन लिविंग हो गया। क्लियर है इतना? किसी को कोई डाउट इसमें बायोस्फीयर समझने में? आज के बाद से बायोस्फीयर ऐसे ही समझाना। अभी क्वेश्चन बनाएंगे, अभी तुरंत क्वेश्चन बनाएंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ेंगे। एक्चुअल में क्वेश्चन ही ज्यादा बनाएंगे, एक दिन में कम से कम 10 क्वेश्चन तो करेंगे, तो हमारा सारा कॉन्सेप्ट होते जाएगा। क्लियर है ये पालापट? चलो अब बायोस्फीयर में अंदर जाके और देखेंगे। बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स हो गया। कल्याण माय डियर, मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर। चलो कल्याण का क्वेश्चन है, मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर हाइड्रोस्फीयर का पार्ट होगा कि एटमॉस्फेयर का पार्ट होगा? ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर का पार्ट होगा। मॉइस्चर जब एयर में है, किस चीज का पार्ट है? एटमॉस्फेयर का, हाइड्रोस्फीयर का नहीं। हाइड्रोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ बायोस्फीयर जो वाटर, कौन सा वाटर? आइदर स्टैंडिंग वाटर या फ्लोइंग वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉइस्चर को नहीं। मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में रहता है ना? Exclusive and inclusive in which sense, Akash? They are dependent upon each other. These three are dependent upon each other, right? Because of, अगर इनमें से किसी एक भी कंपोनेंट को हार्म किया जाए ना तो बाकी दोनों भी हार्म होता है। So they are actually dependent upon each other. And इसमें से अगर एक भी हटा देंगे, so that's why these are exclusive
एक्सक्लूसिवली दे शुड बी प्रेजेंट एंड देन वी कैन एज्यूम अबाउट अ बायोस्फीयर, तभी हम एक परफेक्ट बायोस्फीयर की कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि इनमें से कोई भी एक भी डिस्टर्ब होगा तो वहां पे ना लाइफ के प्रेजेंस को थ्रेट होगा, इसलिए अर्थ पे लाइफ प्रेजेंट है। अदरवाइज ये बायोस्फीयर बाकी प्लेनेट पे भी बन सकता है बट कंप्लीट नहीं है, इसलिए लाइफ भी वहां पर जिस प्रोपोर्शन में अर्थ पर है, जितना हमारा लिमिटेड नॉलेज है सोलर सिस्टम में, तो उस प्रोपोर्शन में उसी सेम कॉम्बिनेशन में लाइफ नहीं पॉसिबल है दूसरे जगह। सो दैट्स वाई इनका होना जरूरी है, तीनों एलिमेंट्स का। अब हम पर्निल कॉम्प्लेक्स में और अंदर चलते हैं। बायोटिक अबायोटिक समझ में आ गया, और चलते हैं पर्निल कॉम्प्लेक्स में अंदर। इन दिस पर्निल कॉम्प्लेक्स एक एनवायरमेंट डेवलप है। पर्निल कॉम्प्लेक्स में देखो क्या क्या एनवायरमेंट डेवलप है। पर्निल कॉम्प्लेक्स में एनवायरमेंट है स्टडी का, इसलिए पर्निल कॉम्प्लेक्स में क्या है, स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन है, बगल में कैटलिस्ट कोचिंग है जहां पे जेई नीट के लिए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। पर्निल कॉम्प्लेक्स में फूडिंग का भी एनवायरमेंट है, रेस्टोरेंट का भी, यहाँ पे फूड ज्वाइंट्स हैं जैसे केएफसी है या बाकी कोई और रेस्टोरेंट है। तो अब बायोस्फीयर के अंदर क्या होता है, बायोस्फीयर के अंदर ये जो बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट जिनको हमने देखा, दिस बायोटिक एंड अबायोटिक के कंपोनेंट, इन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट के इंटरेक्शन की वजह से ना एक एनवायरमेंट डेवलप होगा। अब यहां पर हम जब लिविंग थिंग की बात करेंगे तो वो एनवायरमेंट हो सकता है एक्वेटिक एनवायरमेंट, जो बायोस्फीयर के हाइड्रोस्फीयर वाले पार्ट में डेवलप होता है। एक एनवायरमेंट कैसा डेवलप होगा, तो एक्वेटिक एनवायरमेंट के बाद और किस किस टाइप के हम एनवायरमेंट देख सकते हैं एटमॉस्फेयर में, कौन सा एनवायरमेंट होगा? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनाइज, टेरेस्ट्रियल जो एनवायरमेंट है वो टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट कहां पे क्रिएट होगा? लैंड पर। सिर्फ एयर में हम एनवायरमेंट का कल्पना नहीं कर सकते क्या? इवन देयर इज प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयर इज प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनका प्रेजेंस होता है एयर में भी, दे कैन डेवलप एन एनवायरमेंट देयर एज वेल, वहां पर भी एनवायरमेंट डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर में भी एटमॉस्फेरिक एनवायरमेंट, कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना जो हमको आंखों से दिखते नहीं है बट दे एग्जिस्ट इन एयर, बिल्कुल एयर में एग्जिस्ट करते हैं। या जो फ्लाइज होते हैं, सपोज फ्लाइज दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन एयर, तो वो उस एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट का पार्ट है, एटमॉस्फेयर में ही जो एनवायरनमेंट बन रहा है उसका पार्ट। सो अब इस पर्निल कॉम्प्लेक्स के अंदर ये दो ना मैंने एनवायरनमेंट डेवलप कर लिए। क्या डेवलप कर लिए मैंने? एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट कैसे हुआ? ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक एंड अबायोटिक के इंटरेक्शन के ही वजह से डेवलप हुआ है। जैसे ये हो गया हमारा स्मार्ट आईएएस और ये हो गया केएफसी। अब स्मार्ट आईएएस में बायोटिक और अबायोटिक दोनों कंपोनेंट इंटरेक्ट करते हैं, टीचर भी, स्टूडेंट भी, स्टाफ्स भी, ये हो गए बायोटिक कंपोनेंट, बेंच भी, डेस्क भी, स्मार्ट बोर्ड भी, ये सबका इंटरेक्शन होता है ना, तभी तो स्मार्ट आईएएस है। सिर्फ टीचर स्टूडेंट ऐसे खड़े हो जाएं तो स्मार्ट आईएएस इंस्टीट्यूशन नाम का एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट होगा। हमको चाहिए ना बेंच, डेस्क, बोर्ड, पेन, कॉपी, किताब, सब कुछ। सो दैट्स व्हाई बायोटिक एंड अबायोटिक के इंटरेक्शन से क्या डेवलप होता है? एनवायरनमेंट। केएफसी का एक एनवायरनमेंट है। केएफसी का एनवायरनमेंट कैसे डेवलप हो रहा है? तो वहां पर जाते हैं हम लोग खाने के लिए, द कस्टमर्स, देयर आर सम सेफ कुक, वो सब बायोटिक हो गए। अब उसके बाद वहां पर भी डेस्क है, वहां पर चेयर है, वो सब क्या हो गया? अबायोटिक कंपोनेंट्स हो गया, वहां पर भी कंप्यूटर्स लगे हैं। सो बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट के इंटरेक्शन से क्या डेवलप होगा? एनवायरनमेंट डेवलप होगा। क्लियर? क्लियर? ठीक है। नाउ इन दिस एनवायरनमेंट अ फंक्शनल यूनिट अब इसी एनवायरनमेंट के अंदर हमको समझना क्या है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कैसे डिफाइन करेंगे पर्निल कॉम्प्लेक्स के अंदर? पर्निल कॉम्प्लेक्स में एनवायरनमेंट तक पहुंच चुके हैं, बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट हमने देख लिया है, अब यहां पे इकोसिस्टम कैसा है? स्मार्ट आईएएस में किस चीज का इकोसिस्टम है? डांस का इकोसिस्टम है या पढ़ाई का इकोसिस्टम है? पढ़ाई का इकोसिस्टम है ना। हम भी ह्यूमन ही है यहाँ पे, चाहे वो टीचर हो, स्टूडेंट हो या सपोर्ट स्टाफ हो। और कंप्यूटर स्क्रीन या बेंच डेस्क या चेयर
ये सारा कुछ है अबायोटिक कंपोनेंट, या पानी का बॉटल, राइट, सब अबायोटिक कंपोनेंट है। बट यहां पे ना एक स्पेशल फंक्शनल यूनिट क्रिएट होता है वेयर ह्यूमंस एंड दिज अबायोटिक कंपोनेंट्स, स्मार्ट बोर्ड, इन सब के बीच रिलेशन क्या है? एक फंक्शनल यूनिट जहां पे बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट आपस में एंड अपने सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करते हैं, क्या करने के लिए? पढ़ाई करने के लिए। सो वी डेवलप एन इकोसिस्टम ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इसी क्लासरूम में अब मैं तुमको कल से बैंकिंग के लिए पढ़ाने लगूं, तो मैं भी वही रहूंगा, तुम भी वही रहोगे, पेन भी वही रहेगा, बोर्ड भी वही रहेगा, इकोसिस्टम बैंकिंग का डेवलप हो जाएगा। इसी क्लासरूम में मैं कल से तुमको ग्रेजुएशन के लिए हिस्ट्री पढ़ाने लग जाऊं, एनवायरनमेंट पढ़ाने लग जाऊं, पॉलिटी पढ़ाने लग जाऊं, तो मैं तुम बेंच डेस्क कुछ नहीं बदलेगा, बट इकोसिस्टम किस चीज का बन जाएगा? बैंकिंग का। तो इकोसिस्टम क्या होता है? फंक्शनल यूनिट होगा जिसमें बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में और अपने सराउंडिंग के साथ किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए इंटरेक्ट करते हैं। जैसा इंटरेक्ट करते हैं वैसा इकोसिस्टम डेवलप होता है। करेक्ट है ये बात? हम तुम आज सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए किसका इकोसिस्टम डेवलप हुआ है? सिविल सर्विसेज का। बैंकिंग के लिए पढ़ते हैं तो बैंकिंग का होता, हमको चेंज होने की जरूरत है क्या? नहीं होती ना। तो हमारा जो पर्टिकुलर टारगेट होता है ना, जो फंक्शनल रोल होता है, वही क्या डिसाइड करता है? इकोसिस्टम डिसाइड करता है। सो इकोसिस्टम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द पर्टिकुलर interaction between biotic and abiotic components and with their surroundings. तो अभी स्मार्ट आई है इसमें किस चीज का इकोसिस्टम? इकोसिस्टम ऑफ सिविल सर्विसेज, इकोसिस्टम ऑफ सिविल सर्विसेज। और इसी बायोस्फीयर में जो केएफसी है वहां पे इकोसिस्टम ऑफ फूड इंडस्ट्री। सेम हम ही लोग अभी नीचे क्लास खत्म करके खाने चले जाएं, या इसी जो स्मार्ट बोर्ड है यहाँ पे हम पिज्जा या बर्गर बनाने की रेसिपीज सीखने लगे, तो इकोसिस्टम सिविल सर्विसेज का नहीं रहेगा, फिर किस चीज का डेवलप हो जाएगा? फूड इंडस्ट्री का। सो बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स को चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, उनके फंक्शनल रोल को चेंज करने की जरूरत होती है। आज मैं तुमको खाना बनाना सिखाने लगूं, फूड इंडस्ट्री का इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा। मैं तुमको एनवायरमेंट का क्वेश्चन सिविल सर्विसेज के लिए बनाने सिखा रहा हूं, सिविल सर्विसेज का इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम क्लियर हुआ सबको? राइट? अभी और देखेंगे हम पर्निल कॉम्प्लेक्स के अंदर और टर्म सीखेंगे अभी। ओके, क्लियर? चलिए, यहां तक क्लियर है? उदिप्त, चढ़ाना क्लियर सबको? राजेश, अभिजीत, अभिजीत क्यों नहीं आता आजकल? दीपांकर रूम में पढ़ाई कर रहा है, उसको बोलो रूम से बाहर निकले, थोड़ा धूप वूप लगाए, है कि नहीं? रेगुलर था वो, फिर गायब हो गया बीच में। ऑनलाइन करता है क्या? अच्छा, ये सेम बिल्डिंग पार्निल कॉम्प्लेक्स, इसी बायोस्फीयर में हम समझ रहे हैं, तो एक ही बिल्डिंग में हम सब कुछ समझ लेंगे। अब यहां पर क्या होता है, यहां लिफ्ट है, स्टेयर्स है, और यहां पे क्लासरूम है, लाइब्रेरी है। ये दो चीज प्रेजेंट है यहां पे इस बिल्डिंग में, किसी भी बिल्डिंग में ऐसा कुछ प्रेजेंट रहता है। सो डू वी लिव इन लिफ्ट्स एंड स्टेयर्स? क्या हम लिफ्ट्स और स्टेयर में रहते हैं? नहीं रहते हैं, लेकिन ये तो प्रेजेंट इसी बायोस्फीयर में दिखा, पर्निल कॉम्प्लेक्स में ही। हम कहाँ रहते हैं? हम क्लासरूम में रहते हैं, मतलब स्टूडेंट्स या टीचर या जो भी स्टाफ्स हैं वो अपने पर्टिकुलर जो वर्किंग एरिया है वहां पर रहेंगे, वही उनके रहने की जगह है। हम लिफ्ट से भी यूज करते हैं एक बार, बट वहां रहते नहीं है। तो ये जो प्लेस हुआ ना, ये क्लासरूम हो गया, लाइब्रेरी हो गया, इन सबको हम बुलाएंगे क्या? हैबिटेट बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? हैबिटेट बुलाएंगे। तो एक बायोस्फीयर में जो लिविंग थिंग्स है, प्रेजेंस ऑफ लिविंग थिंग्स for their stay,
हम अगर पूरे नेचर की बात करें, रिप्रोडक्शन, एनर्जी शेयर, इन सब के लिए उनको किसकी नीड होती है? हैबिटेट की। हैबिटेट बन गया। सो एक बायोस्फीयर में पूरा का पूरा पार्ट हैबिटेट नहीं होगा। होगा क्या? ऑल द पार्ट्स ऑफ बायोस्फीयर आर हैबिटेट, इज इट करेक्ट? नहीं, ये सोचना ही नहीं है, तुरंत पर्निल कॉम्प्लेक्स को देखना है कि पर्निल कॉम्प्लेक्स के हर जगह थोड़ी ही रहते हैं हम लोग तो क्लासरूम में रहते हैं, सीढ़ी पे थोड़ी रहते हैं, लेकिन वो सीढ़ी भी तो पर्निल कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। तो पर्निल कॉम्प्लेक्स का बस थोड़ा सा हिस्सा हैबिटेट है, इसलिए बायोस्फीयर का कुछ ही पार्ट हैबिटेट होता है। क्लियर? गुड। जैस्मीन, इकोसिस्टम देखो क्या है, जब अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, खुद में आपस में इंटरेक्ट करते हैं और अपने सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करते हैं फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन, देन दे डेवलप एन इकोसिस्टम। जैसे इस क्लासरूम में बैठकर तुम मेरे साथ, अपने टीचर्स के साथ और अपने स्टूडेंट्स के साथ, या ये जो फैन है, एसी है, कैमरा है, लाइट है, उन सब के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। पर्पस क्या है? सिविल सर्विसेज। तो कैसा इकोसिस्टम डेवलप हुआ? सिविल सर्विसेज का इकोसिस्टम। अब इसी क्लासरूम में बैठकर तुम मेरे साथ इंटरेक्ट करते बैंकिंग के नॉलेज के लिए, तो फिर बैंकिंग का इकोसिस्टम डेवलप होता। ओके जैस्मिन, कोई डाउट यहां तक? नहीं ना? चलिए, अब हैबिटेट दिख गया हमें, इकोसिस्टम भी दिख गया। हमने दो इकोसिस्टम बनाया था, एक केएफसी का इकोसिस्टम बनाया और एक स्मार्ट आईएएस का बनाया, और भी कई बना सकते हैं, बिल्डिंग में बहुत सारे ऑफिसेस हैं। हमने दो इकोसिस्टम लिया था, राइट। हैबिटेट भी हमने लिया, तो जैसे ये वाला जो हैबिटेट है, दिस इज ऑफ स्मार्ट आईएएस, है ना, और यहां एक हैबिटेट है, ये किसका है? केएफसी का, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये हैबिटेट ओवरलैप कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल दैट हैबिटेट्स ओवरलैप? क्या हैबिटेट्स ओवरलैप कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? अभी तो अलग अलग है, बट इज इट पॉसिबल कि हैबिटेट्स ओवरलैप करें? अब मुझे बताइए, एक एग्जांपल मैंने तुमको दिया कि एक ही रूम है पूरे बिल्डिंग में, एक ही रूम है, मतलब एक ही प्लेस है, एक ही हैबिटेट है, उसमें केएफसी का भी इकोसिस्टम है और स्मार्ट आईएएस का भी इकोसिस्टम है। क्या ये पॉसिबल है हैबिटेट्स ओवरलैप करना? ओवरलैप कर रहा है ना दोनों का हैबिटेट। इज इट पॉसिबल? ऐसा होगा? यस, इट कैन हैपन। क्यों? क्योंकि दोनों का फंक्शनल रोल अलग अलग है, दोनों का प्रोफेशन अलग अलग है। अब हम इकोलॉजिकल नीचे पढ़ने वाले हैं, क्या समझेंगे? इकोलॉजिकल नीचे। नीचे के लिए ये चीज समझना जरूरी है। टू स्पीसीज दे कैन हैव सेम हैबिटेट। स्मार्ट आईएएस के स्पीसीज जो हम लोग हैं, केएफसी के स्पीसीज वो लोग हैं, हम लोग ना सेम हैबिटेट शेयर कर सकते हैं। अभी इस क्लासरूम में क्लास हो गया, उसके बाद रात को तो बंद हो जाएगा, तो रात को इसी क्लासरूम में केएफसी वालों ने आकर बर्गर बनाना चालू कर दिया, तो यस दे कैन डू। साफ सफाई कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह मान लो तुम लोगों को एक एक बर्गर दे दिया खाने के लिए, कितना बढ़िया रहेगा ब्रेकफास्ट में। तब तक कर सकते हैं जब तक ना प्रोफेशन दोनों के कोलाइड नहीं करे, क्योंकि जब कोलाइड करने लगेगा ना तो बिगिन तो हो सकता है बट ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दो ग्रुप्स के, दो स्पीसीज के जब प्रोफेशन सेम हो जाएगा उसी को नीचे बुलाया जाएगा। जब प्रोफेशन सेम होगा ना तो म्यूचुअली कंपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब स्मार्ट आईएएस में अभी सिविल सर्विसेज बनाया जा रहा है और केएफसी में पिज्जा बर्गर बनाया जा रहा है। केएफसी वाले भी सिविल सर्वेंट बनाने की शुरुआत कर दें तो फिर केएफसी वाले कंपीट करेंगे ना इसी रिसोर्स के लिए, और फिर स्मार्ट आईएएस वाले अगर पिज्जा बर्गर बनाने की शुरुआत करें तो हम भी कंपीट करने लगेंगे। इसलिए हमने एक बिल्डिंग में ही क्या किया, अगर ये पूरी बिल्डिंग अगर हैबिटेट हो गई तो इस एक बिल्डिंग में भी हमने अपना प्रोफेशन अलग अलग कर लिया कि हम सिविल सर्वेंट बनाएंगे, तुम बर्गर बनाओ। हमारे बीच में कंपटीशन नहीं होगा, नहीं होगा ना कंपटीशन। इसी को नीचे बुलाया जाता है।
द हैबिटेट कैन बी सेम फॉर 2 स्पीसीज, मोर देन 2 स्पीसीज, थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज। एक ही जंगल में शेर भी रहता है, एक ही जंगल में हिरन भी रहता है, एक ही जंगल में एंट्स भी हैं, बट सबका प्रोफेशन अलग अलग है। एक जो है हर्बीवोरस है, वो प्लांट्स को खाता है, दूसरा जानवर को खाता है, वो कार्निवोरस है। एक डिकम्पोजर है, सबकी अपनी अपनी प्रोफेशन, सबका अपना अपना प्रोफेशन है। जंगल का यही कानून है। जंगल का कानून कहता है कि सबको अपना अपना काम करना चाहिए, सबको अपना अपना काम करना चाहिए, मतलब सबका इकोलॉजिकल नीचे क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए भैया। अब क्लियर है नीचे? तो नीचे हैबिटेट सेम हो सकता है, दिस कैन बी ट्रू, यस इट इज ट्रू, हैबिटेट कैन बी सेम, बिल्कुल सेम। क्लियर है? हैबिटेट सेम हो सकते हैं, बिल्कुल हैबिटेट सेम हो सकते हैं। ताजिया, हैबिटेट सेम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तुम जिस घर में रहती हो, तुम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हो, और उसी घर में क्या हुआ, हमने क्या किया, सिविल सर्विसेज के साथ साथ बैंकिंग का बहुत एग्जाम्पल हो गया, हमने वहीं पर क्या किया, डांस की भी प्रिपरेशन करने वाले को रख दिया। तो दोनों एक साथ रह सकते हैं। जब कोई सिविल सर्विसेज की पढ़ाई कर रहा है तब डांस के लिए गाना नहीं बजाया जाएगा, और जब डांस की तैयारी हो रही है तब सिविल सर्विसेज नहीं करवाया जाएगा। दोनों का प्रोफेशन अलग है, दे कैन एडजस्ट। बट जब 2 स्पीसीज साथ में एक साथ एग्जिस्ट करेंगे तो उसमें एक्सक्लूजन होगा, एक को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा कंपटीशन की वजह से। ह्यूमन सर्वाइव कर जाते हैं, बट जंगल ऐसा नहीं होता है, नेचर के केस में ऐसा नहीं है। यही इकोलॉजिकल नीचे का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। बट नीचे और से क्या बुलाएं इसको, प्रोफेशन वुड बी डिफरेंट। ये डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा? अगर डिफरेंट नहीं होगा, अदरवाइज वन ग्रुप would replace the other due to competition. एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को रिप्लेस कर देगा कंपटीशन की वजह से, ठीक है। ह्यूमन में भी तो हो जाता है ना, वेरी रेयरली पीपल एग्जिस्ट इन द सेम प्रोफेशन। अब ह्यूमन है, हम लोग थोड़ा सा कह सकते हैं कि एनिमल से, या जो नेचर का सिस्टम है, नेचर, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी नेचर के लिए पढ़ रहे हैं, राइट। ह्यूमंस को नहीं काउंट करके पढ़ रहे। ह्यूमन बहुत ही लिटिल रोल प्ले करता है। ह्यूमन का रोल पॉल्यूशन करने के लिए आता है, नेगेटिव रोल के लिए ह्यूमन है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के सब्जेक्ट में। ये सब्जेक्ट मैटर ह्यूमन को काउंट ही नहीं करता है। हम तो इसमें कंज्यूमर में भी काउंट नहीं होते, वहां भी कंज्यूमर में गाय भैंस बकरी शेर है, राइट, ह्यूमंस नहीं है। ह्यूमंस एग्जिस्ट कर सकता है, 2 प्रोफेशन के रहने, सेम प्रोफेशन के रहने वाले लोग एक ही बिल्डिंग में चला सकते हैं, बट रेयरली होता है। अदरवाइज पीपल ऐसा कंपीट करते हैं, नेगेटिव कंपटीशन भी करते हैं, दूसरे को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। जंगल में तो ऐसा होता ही है, ठीक है। इसलिए जंगल में सबका अपना अपना प्रोफेशन है। टाइगर का अपना प्रोफेशन, डियर का अपना प्रोफेशन, सबका अपना प्रोफेशन। और कोई भी ना दूसरे के प्रोफेशन में एंटर नहीं करता है, कोई भी दूसरे के नीचे में एंटर नहीं करता है। इतना ना हम पार्निल कॉम्प्लेक्स वाले एग्जांपल से समझ सकते थे। कहीं कोई डाउट है तो बताओ, अब क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। नहीं है डाउट ना? चलिए बढ़िया, गुड, आ जाओ क्वेश्चन पर। और इतना समझ में आ गया ना, तो बाकी आगे की चीजें खुद ब खुद कनेक्ट होते जाएंगी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, 2 कॉलम है आपके पास। एक कॉलम जिसमें कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये हो गया कॉलम 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान देना है। अभी अर्जुन की तरह बनो, जितना जरूरत है उतना ही देखने का, उससे ज्यादा नहीं देखने का। उससे ज्यादा देखने के वैसे रीजनिंग में बहुत गलती करते हो तुम लोग, जितना जरूरत है उससे ज्यादा सोच लेते हो, अभी उतना ही देखना है। मैच देम, ये रहा 1 2 3 4, और इसको कर लो A B C
डी। अब मुझे मैच करके बताओ जल्दी से सब। क्वेश्चन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ये मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, तुम आंसर तो बताओ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स तुम भी 1 को सेकंड वाले कॉलम के साथ मैच कीजिए। पर्निल कॉम्प्लेक्स मीन्स बिल्डिंग है, बिल्डिंग। अभी यू कैन यूज एनी बिल्डिंग इन प्लेस ऑफ दैट। सिटी सेंटर ले लो, कोई भी बिल्डिंग। बताइए इसका आंसर सब लोग, एवरीवन। क्वेश्चन बनना चाहिए तुमसे यहीं पर। सिर्फ एक मैच नहीं करना है विजय, सबको मैच करना है। 1 किसके साथ, 2 किसके साथ, 3 किसके साथ, 4 किसके साथ। 4 टर्म्स हैं, चारों को मैच करो। राजेश बताओ। इतना देर से तुम देख ही नहीं पा रहे थे, अब देखो बताओ। अभिजीत, अभिजीत नहीं, दीपांकर। पहले 1 से शुरू करो ना, सीधे 4 पे पहुंच गए। चलो देखते हैं। फ्रॉग लिविंग इन अ पॉन्ड। अकबर लिविंग एट फतेहपुर सिकरी, क्या होगा वो अकबर का घर। अकबर फतेहपुर सिकरी में लिख रहा है, याद रखना फतेहपुर सिकरी वॉज द कैपिटल ऑफ अकबर। अकबर का, ये अकबर से पहले उसके बाप का हुमायूं का, फिर उसके बाप का बाबर का कैपिटल क्या था, आगरा। अकबर ने एक नया कैपिटल बनाया था वहीं आगरा के पास, क्या नाम था, फतेहपुर सिकरी। तो वो उसका क्या हो गया, एड्रेस हो गया। तो अकबर लिविंग इन फतेहपुर सिकरी, या फ्रॉग लिविंग इन अ पॉन्ड, और टाइगर लिविंग इन अ फॉरेस्ट, क्या हैबिटेट। 1 इज रिलेटेड टू सी, 1C। बहुत बढ़िया। एनालिसिस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ फिश विथ इट्स सराउंडिंग। एनालिसिस ऑफ अकबर विथ इट्स सराउंडिंग और विथ इट्स रूलर्स, एडजॉइनिंग रूलर्स, कंटेम्पररी रूलर्स। हिस्ट्री कि अकबर के रिलेशन या अशोक के रिलेशन या मोदी जी के रिलेशन या नेहरू जी के रिलेशन अपने बाकी रूलर्स के साथ कैसे हैं, यही हिस्ट्री है या पॉलिटिकल साइंस है। सो एनालिसिस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ फिश विथ इट्स सराउंडिंग, क्या, इकोलॉजी। 2, 1, ठीक है। कम्युनिटी ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन अ सिमिलर रीजनल क्लाइमेट। वन एंड टू में कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, बायोम अभी समझ लो, नहीं समझ में आता है, आएंगे बायोम पे। थर्ड वाले को अभी छोड़ दो, बायोम भी मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। रीजन ऑन अर्थ विच सपोर्ट्स लाइफ, अभी तो पढ़ा था, बायोस्फेयर। पर्निल कॉम्प्लेक्स, इट सपोर्ट्स लाइफ, पर्निल कॉम्प्लेक्स इज अ बायोस्फेयर। सो रीजन ऑन अर्थ विच सपोर्ट्स लाइफ इज एन एग्जांपल ऑफ बायोस्फेयर, है ना। तीनों मैच हो गया ना। ये वाला तो वैसे भी समझ में आ गया किससे मैच होगा, पर समझते हैं। बाकी तीनों में तो दिक्कत नहीं। गुड, वेरी गुड। चलिए, तीन बिल्डिंग है, बिल्डिंग ए, बिल्डिंग बी, बिल्डिंग सी। इन तीनों बिल्डिंग में फ्लैट्स हैं, यहां फ्लैट्स है, यहां फ्लैट्स हैं। और ये तीनों बिल्डिंग जो है ना, ये एक एरिया के अंदर आता है। एक बिल्डिंग में सपोज 8 फ्लैट है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 10 फ्लैट है।
टोटल कितने फ्लैट हो गए? 26। ये 26 फ्लैट्स जो हैं वो एक एरिया में है, उस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? घर कॉम्प्लेक्स। तो ये तीनों बिल्डिंग बायोस्फीयर है बायोस्फीयर, क्योंकि यहाँ पे लाइफ प्रेजेंट है तीनों बिल्डिंग में। फ्लैट ए में भी इंसान है, फ्लैट बी में भी इंसान है, फ्लैट सी में भी, बाकी जितने भी बिल्डिंग्स हैं इन सब में। और ये तीनों जो है एक ही कॉम्प्लेक्स में आते हैं, घर कॉम्प्लेक्स में। होता है ना ऐसा, कॉम्प्लेक्स बनता है, सोसाइटी बनती है, घर कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं, घर सोसाइटी बोल रहे हैं। इट हैपेंस, देखते हैं हम आसपास ऐसा कि एक बड़ी सी सोसाइटी है जिसमें 3 बिल्डिंग है, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसा। तो ये हो गया बायोस्फीयर। ये जो बिल्डिंग 1 है, ये बिल्डिंग है, ये सब बिल्डिंग क्या है? बायोस्फीयर। और ये सारा बायोस्फीयर, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाला बायोस्फीयर, ये मिलके क्या बनता है? बायोम। घर, सोसाइटी, या ये जो सोसाइटी है वही क्या है? बायोम। सो बायोम का डेफिनेशन क्या हो गया? कम्युनिटी ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन अ सिमिलर रीजनल क्लाइमेट। क्या कहलाएंगे? बायोम। फॉर एग्जांपल टुंड्रा बायोम। कौन सा बायोम? टुंड्रा। यहां पे क्या सिमिलर रीजनल कंडीशन होगा क्लाइमेट का? हैविंग कोल्ड या हॉट क्लाइमेट? कोल्ड बहुत बार सुने हैं, ये ऐसा थोड़ी है पहले बार सुन रहे हैं। टुंड्रा, टुंड्रा में कौन सा क्लाइमेट? कोल्ड क्लाइमेट, टुंड्रा बायोम। ये जो घर कॉम्प्लेक्स है या घर सोसाइटी है, ये सब सारे फ्लैट के लोग रात को 10 बजे आ जाते हैं। ये सारे फ्लैट के लोग पर्टिकुलर इंडिया के सिटीजन है, इंडियन है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाले हैं, इसलिए एक सोसाइटी में रहते हैं। तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाले क्या बनाते हैं? बायोम बनाते हैं। क्लियर है? बायोम अब से एक लार्जर यूनिट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाला क्या कहलाएगा? बायोम। ओके, बन गया ये वाला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। एनालिसिस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ फिश विथ इट्स सराउंडिंग, इकोलॉजी माय डियर। क्यों नहीं? वो बायोस्फीयर थोड़ी होगा, वो तो स्टडी हुआ ना। एनालिसिस मतलब स्टडी, फिश का स्टडी, इसके सराउंडिंग में वो किसी सब्जेक्ट के अंदर तुम पढ़ोगे, उसको बोलेंगे हम लोग इकोलॉजी। तुम्हारी स्टडी, ह्यूमन की स्टडी उसके सराउंडिंग में, ह्यूमन साइंस। पॉलिटिशियंस की स्टडी उनके सराउंडिंग में, पॉलिटिकल साइंस। फिश का स्टडी उसके सराउंडिंग में, क्या? इकोलॉजी। यहां पर कहीं पर भी ना एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं था, यहां थोड़ा बहुत डेफिनेशन है, बाकी सब में एग्जाम्पल थे, लेकिन वो एग्जाम्पल से हमको डेफिनेशन भी क्लियर हो गया है। अब क्लियर है सबके लिए? बहुत बढ़िया, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर तब। दोनों में ना, पहली बात तो हम साइज के बेसिस पर कंपेयर नहीं कर सकते हैं उदित। दिस कैन नॉट बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के बेसिस पर कंपेयर नहीं होता है एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम्स जो होते हैं वो एनवायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। इट इज नॉट कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ साइज। बड़ा छोटा में नहीं कंपेयर कर सकते हैं। इकोसिस्टम्स दे आर प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एनवायरमेंट, पर्टिकुलर एनवायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। ये जो एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में एनवायरमेंट क्या है कि यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चल सकता है, तो यहाँ पे एक इकोसिस्टम सिविल सर्विसेज का भी डेवलप है, जेई नीट का भी डेवलप है, बैंकिंग का भी डेवलप है, मान लो एसएससी का भी है, मान लो 10th की भी पढ़ाई हो रही है। सो इन दिस एनवायरमेंट एन इकोसिस्टम ऑफ सिविल सर्विसेज एंड ऑल सच एग्जामिनेशन इज पॉसिबल। ये साइज के बेसिस पर नहीं है, ठीक है? तो इकोसिस्टम प्रेजेंट कहां पर रहेंगे? एनवायरमेंट में प्रेजेंट रहेंगे, ऐसा कहा। ठीक है आकाश? नहीं ऐसे नहीं, उसको रिवर्स करके बोलो, इकोसिस्टम्स आर प्रेजेंट विद इन एनवायरमेंट, वो सही है। इकोसिस्टम्स आर प्रेजेंट विद इन एनवायरमेंट, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ये कहने का सही तरीका है कि इकोसिस्टम्स कहां प्रेजेंट होते हैं? एनवायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करिए ये वाला, सेकंड वाला। यस अर्नब, हैबिटेट को बिल्कुल एरिया में मेजर कर सकते हैं, है ना? हैबिटेट कैन बी मेजर्ड इन एरिया, हैबिटेट कैन बी मेजर्ड इन साइज, नीसे कैन नॉट बी मेजर्ड इन साइज। नीसे को क्या हम मेजर कर सकते हैं साइज में? नहीं।
किसी के प्रोफेशन को साइज में कैसे मेजर करेंगे? उसके घर को मेजर करेंगे। हैबिटेट मतलब एड्रेस, एड्रेस कैन बी मेजर्ड इन साइज, बिल्कुल करेंगे। हम एक क्वेश्चन करेंगे साइज बेस्ड हैबिटेट पे आगे करेंगे। ध्रुव ज्योति, एक से ज्यादा हैबिटेट को सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाला जब होगा तब वो बायोम का फॉर्मेशन करेगा। रिदीप रिफ्रेश करके ज्वाइन करो, बफरिंग नहीं हो रही है। ये क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन नंबर 2। जैस्मिन, बायोम मीन्स हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, अ लार्ज एरिया हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक बायोम। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। देखो इसलिए क्वेश्चन बनाना जरूरी है ना। एक बड़ी अच्छी कहावत है, लोकोक्ति है। क्या कहावत है? कि पोथी पढ़ पर जग मोया भया, पंडित बना ना कोई। पोथी पढ़ पर जग मोया भया, पंडित भया ना कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। तो ढाई आखर प्रेम को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। सिविल सर्विसेज में प्रेम के लिए उतनी जगह नहीं है। रोज जो एमसीक्यू करे, एमसीक्यू सॉल्व करे, वही पंडित होए। प्रीलिम से पहले रोज जो एमसीक्यू बनाएगा ना, वही पंडित होएगा। पोथी कितना भी पढ़ लो, बहुत सारा पीडीएफ इकट्ठा कर लो, मोटा मोटा मटेरियल ले लो, कुछ नहीं काम आएगा जब तक हम उस मटेरियल को एमसीक्यू में कन्वर्ट ना कर लें सक्सेसफुली, करेक्ट एमसीक्यू में। ठीक है, तो इसलिए पीडीएफ इकट्ठा करने पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, जितना है उसी से एमसीक्यू बनाने पर ध्यान दीजिए। ये वाला कहावत याद रखना, थोड़ा मॉडिफाई मैंने किया। सॉरी टू कबीर और रहीम जिन्होंने भी बोला था। चलो बनाओ। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिविल सर्विसेज में। अब कोई ऐसा नहीं बोलना कि सर यूपीएससी में पूछता है, एपीएससी में नहीं। इफ यूपीएससी कैन आस्क, तो एपीएससी थोड़ी बोला कि मैं नहीं पूछूंगा, अगले बार पूछ सकता है ना। और यूपीएससी तो वैसे भी इस बार कौन सा टाइप पूछेगा उसके लिए एक प्रीलिम्स देना तो मालूम पड़ेगा। ओनली अ फ्यू एनवायरमेंट्स आर हैबिटेट। यस, क्या हुआ दीपांकर? नहीं क्यों? इट इज करेक्ट, इट इज ट्रू, करेक्ट है। फ्यू एनवायरमेंट में ही तो हैबिटेट होता है। सारे एनवायरमेंट में हैबिटेट हो, इट इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं पॉसिबल है। सारे एनवायरमेंट में हैबिटेट होगा? नहीं होगा सारे एनवायरमेंट में हैबिटेट। कुछ जगह पर ही एड्रेस मिलता है स्पीसीज का, बाकी जगहों पे वो रहते नहीं है। जैसे यहां पर ये जो स्टेयर्स हो गए, लिफ्ट हो गए, इज दिस योर हैबिटेट? क्या वो हैबिटेट है तुम्हारा? नहीं, तुम्हारा हैबिटेट सिर्फ क्या है? तुम्हारा रूम, तुम्हारा क्लासरूम, दैट इज योर हैबिटेट। स्टेयर्स एंड लिफ्ट दे आर पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। स्टेयर्स एंड लिफ्ट किसके पार्ट है? एनवायरमेंट के पार्ट है। पर क्या वहां पे रहते हो तुम? सिर्फ आने जाने के लिए यूज करते हो। यू डू नॉट स्टे देयर। वहां पे हम एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते हैं। तो यस, फर्स्ट इज करेक्ट, ओनली अ फ्यू एनवायरमेंट्स आर हैबिटेट। ठीक है, गुड। हैबिटेट इज पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, बिल्कुल करेक्ट। हैबिटेट इकोसिस्टम का पार्ट है ना। ये स्मार्ट आईएएस का ये जो हैबिटेट है क्लास नंबर 2, इसी क्लास नंबर 2 में आज तुम बैठ के एनवायरमेंट पढ़ रहे हो। तो यहां पर एक इकोसिस्टम सिविल सर्विसेज का डेवलप हो रहा है। कहां पे डेवलप हो रहा है? इस एड्रेस पर। एड्रेस का नाम क्या है? क्लासरूम 2। अब क्लासरूम 3 में दूसरा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। वहां एनवायरमेंट का इकोसिस्टम डेवलप नहीं हो रहा है, वहां सपोज पॉलिटी का हो रहा है, कहीं पर असम के सब्जेक्ट का हो रहा है, कहीं पर इकोनॉमिक्स का हो रहा है, कहीं पर कुछ और सब्जेक्ट का हो रहा है। सो यस, हैबिटेट इज अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। थर्ड, ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम इज एनवायरमेंट। इकोसिस्टम का ग्रुप क्या है? एनवायरमेंट है। करेक्ट या रॉन्ग? करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम इज एनवायरमेंट। स्मार्ट आईएएस का इकोसिस्टम, स्मार्ट आईएएस में एनवायरमेंट का इकोसिस्टम, इकोनॉमिक्स का इकोसिस्टम, पॉलिटी का इकोसिस्टम, ये सब मिलकर क्या बनाएगा? एक एनवायरमेंट बनाएगा। एवरी हैबिटेट इज एनवायरमेंट। रॉन्ग। वैसे भी 1 और 4 में से एक ही स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है। कॉमन सेंस पड़ोसी को देके नहीं जाना है, एग्जामिनेशन के रोज अपने पास रखना है ना। पड़ोसी को लोग दे देते हैं कि नहीं, हमको कॉमन सेंस नहीं चाहिए, तुम रख लो, अपने पास रखना है।
ऊपर फर्स्ट और फोर्थ में से एक ही स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो आंसर तुम्हारा यही आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सी। ठीक, कॉमन सेंस लगाना है, उसको नहीं छोड़ना है। ठीक है सुस्मिता, अभी आंसर बना? कल्याण, ओनली वन इकोसिस्टम से एनवायरमेंट, स्टेटमेंट वैसा थोड़ी दिया हुआ है ओनली वन इकोसिस्टम, फ्यू लिखा है ना। फ्यू का मतलब वन से ज्यादा भी होता है। केबीसी नहीं बनाना है जानबूझ के इसको। क्या? बताओ बताओ, अरे बता भी दो। हाँ उनका भी हैबिटेट है, वो भी तो लिविंग विंग्स ही है। हैबिटेट वेयर यू कैन फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज लाइक लिविंग, एनर्जी शेयरिंग, रिप्रोडक्शन, क्या कहलाएगा उनका? हैबिटेट। तो उनका हैबिटेट ज्यादा फैला हुआ है। तो माय डियर, हर जगह कहाँ हर जगह होता है? अब अगर तुम ऐसा देखोगे ना पूरे अर्थ पर, तो देर आर फ्यू प्लेसेस जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। एक्सेप्शनली कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं जहां पे टेम्परेचर -50 डिग्री सेंटीग्रेड है। इज देयर पॉसिबल कि वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो? एक्सेप्शनली कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। सो दैट्स वाई हैबिटेट हर जगह प्रेजेंट नहीं होता है। कुछ ऐसे प्लेसेस मिलेंगे जहां पे नहीं मिलेगा, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा। डेजर्ट्स का वो प्लेस जहां पे +45 डिग्री सेंटीग्रेड, डेजर्ट का वो प्लेस जहां पे 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाए, वहां पे रहेगा लाइफ? नहीं रहेगा। बट एनवायरमेंट तो है ना डेजर्ट का। ठीक है, ऐसे। अभी सारे हैबिटेट में क्यों एनवायरमेंट होगा? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। नाउ लिसन, क्वेश्चन नंबर 3 बनाने के लिए हमको क्या समझना है? क्वेश्चन नंबर 3 बनाने के लिए हमको एक कॉन्सेप्ट समझना है, जिस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं क्या? लिमिटिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर पहले ये समझ लो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पर जाएंगे। तो किसी भी एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके ग्रोथ को, रिप्रोडक्शन को या आपकी बाकी एक्टिविटीज को लिमिट करते हैं। अगर वो फैक्टर काफी अच्छे प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है तो आपका ग्रोथ, आपका एनर्जी शेयरिंग, वो सब बड़ा फास्ट होगा। अगर वो फैक्टर्स नहीं प्रेजेंट हैं, आपका ग्रोथ हिंडर्ड हो सकता है, स्लो हो सकता है, नहीं हो सकता है। जैसे एक एस्पिरेंट के लिए, सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट के लिए, आपके लिए लिमिटिंग फैक्टर क्या है? अच्छे टीचर्स होना, अच्छे स्टडी मटेरियल्स होना, और एक अच्छा एटमॉस्फेयर आपको मिलना, कि आपके घर में या आपके पीजी में या आप जहां पर भी रहते हो वहां पे पढ़ाई की बातें हो, वहां लोग रोज हल्ला नहीं करें, वहां लोग रोज गाना नहीं बजाएं, वहां पे रोज शोर नहीं मचाएं। क्योंकि अगर रोज शोर मचेगा, रोज गाना बजेगा, रोज हल्ला होगा तो क्या पढ़ पाओगे? नहीं। आपको अच्छे टीचर चाहिए, अच्छे दोस्त चाहिए, जिससे अच्छी कंपनी बने। ग्रुप तो सब बना लेते हैं, पर ग्रुप में फालतू की बातें भी बहुत लोग करते हैं। 100 व्हाट्सएप ग्रुप तुम लोग के भी होंगे, एक व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्मल वाला, 2-4 ऐसे भी होगा अलग अलग नाम से, फालतू की बातें भी खूब होती होंगी, या ऐसे भी बात में। पर क्या वो फैक्टर्स आपके ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे? नहीं सपोर्ट करेंगे। टीचर्स आपके लिए जरूरी है, स्टडी मटेरियल आपके जरूरी है, पेरेंट का, गार्जियन का सपोर्ट आपके लिए जरूरी है। तो ये आपके लिए क्या हो गया? लिमिटिंग फैक्टर्स। दोज फैक्टर्स विच अफेक्ट योर ग्रोथ क्या कहलाते हैं? लिमिटिंग फैक्टर। अब हम इसको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में ले जाते हैं। सनलाइट, सनलाइट रिक्वायर्ड है ना ग्रोथ के लिए स्पीसीज के। बहुत ज्यादा सनलाइट हो गया, सब कुछ जल जाएगा, सूख जाएगा। बहुत कम हो गया, ग्रोथ स्लो हो जाएगा। जब काफी दिनों तक ठंड के टाइम में कुहासा घिरा रहता है, सन नहीं आता है, तो जो कुछ भी उस टाइम में प्लांट्स लगा रहता है, चाहे पोटैटो लगा है या व्हीट लगा है, फसल खराब होने लगती है। तो सनलाइट इज ए लिमिटिंग फैक्टर। रेन इज ए लिमिटिंग फैक्टर। अभी जैसे बारिश हो रही है ना, ये अभी की ना इतनी बारिश अच्छी नहीं है,
अभी ना सारे फसल को ना धूप चाहिए, फिर बारिश चाहिए, क्योंकि हमेशा ऐसे बारिश होता रहा ना, सनलाइट अच्छे से नहीं प्रॉपर मिला तो नहीं ग्रोथ होगा। सनलाइट के साथ साथ रेन के साथ साथ सनलाइट भी चाहिए, दोनों सही अमाउंट में चाहिए। तो ज्यादा रेन का होना या कम रेन का होना दोनों खराब है। सॉइल या क्वालिटी ऑफ सॉइल, दैट इज ए लिमिटिंग फैक्टर। अगर सॉइल की प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, फर्टिलिटी अच्छी होगी, तो प्रोडक्शन बढ़िया होगा। लेकिन उसी सॉइल में हम फर्टिलाइजर बहुत डाल देंगे तो भी प्रोडक्शन खराब हो जाएगा, या जो आपको मिलेगा प्रोडक्ट, जो आपको वेजिटेबल मिलेगा या फ्रूट मिलेगा, वो पॉल्यूटेड मिलेगा। तो देर आर मल्टीपल थिंग्स विच डिसाइड द ग्रोथ ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, क्या कहलाएंगे? लिमिटिंग फैक्टर। मोस्ट ऑफ द टाइम ये अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जनरली, जैसे सनलाइट बायोटिक है क्या अबायोटिक? अबायोटिक। रेन बायोटिक है क्या अबायोटिक? सॉइल बायोटिक है क्या अबायोटिक? अबायोटिक। लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम, इवन समटाइम्स बायोटिक फैक्टर्स दे कैन ऑल्सो बिकम लिमिटिंग फैक्टर्स। कैसे भैया? डियर्स, एक जंगल है, यह है जंगल। अभी जंगल में ग्रासेस है, मेरे ड्राइंग्स को जज मत करना तुम लोग, ग्रासेस, ठीक है। और इस जंगल में ना डियर्स के जो नंबर हैं वो काफी इंक्रीज हो रहे हैं। डियर क्या है? बायोटिक है ना, लिविंग है तो बायोटिक फैक्टर है, बट इसका नंबर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। डियर खाता क्या है? घास। ज्यादा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा ना तो ये सारा घास ही चढ़ जाएंगे, और सारा घास चढ़ जाएंगे तो घास का जो प्रोडक्शन है वो तेज होगा कि स्लो होगा? स्लो होगा। सो यस, बायोटिक फैक्टर कैन ऑल्सो बिकम लिमिटिंग फैक्टर, बन सकते हैं। यूजुअली अबायोटिक फैक्टर्स रहते हैं। अब क्लियर है लिमिटिंग फैक्टर आपके लिए? चलो हो गया काम, यही पढ़ना था। अब इससे बेस्ड हम क्वेश्चन बनाएंगे। दोज फैक्टर्स विच डिसाइड द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स बोथ फ्लोरा एंड फौना क्या कहलाते हैं? लिमिटिंग फैक्टर्स। इट कैन बी, या ऐसे लिखिए, जनरली अबायोटिक कंपोनेंट्स like sunlight, air, water, rain, soil, जो भी अबायोटिक फैक्टर है लिख सकते हो। बट समटाइम्स बायोटिक कंपोनेंट्स दे कैन ऑल्सो भी लिमिटिंग फैक्टर। ये भी क्या हो सकते हैं गाइज? लिमिटिंग फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट इसमें? है ना? गुड। लिमिटिंग फैक्टर क्लियर है सबका? ठीक है, क्वेश्चन करिए। ऐसा करके पढ़ेंगे, देखो एनवायरनमेंट बनेगा। और अभी सिर्फ यहां नहीं, इसके बाद भी क्वेश्चन करते जाएंगे। ये तो क्लास है एक बार तुमको पढ़ाने के लिए, क्लास खत्म होने के बाद भी क्वेश्चन करेंगे। हिस्ट्री क्रैश कोर्स में खत्म हो गया है, बट हिस्ट्री के क्वेश्चंस मैं अगले वीक करवाऊंगा, राइट। पहले भी एक तो जितना पीवाईक्यू एनालिसिस करवाया है ना वो सब जाकर देखो, उसमें मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री के पीवाईक्यू हो चुके हैं। अगर अभी तक नहीं देख रहे हो तो पता नहीं तुम लोग कब देखोगे, और जिन्होंने पहले देखा है वो रिवाइज भी करो। ये रहा प्लेलिस्ट पीवाईक्यू एनालिसिस, तो इस प्लेलिस्ट में जाओ, इसमें आपको आसाम के भी क्वेश्चन मिलेंगे और बाकी सब्जेक्ट्स के भी। गो थ्रू दिस प्लेलिस्ट अगेन, अगर पहले से आपने देखा है तो फिर से भी रिवाइज करने के लिए, और पहले नहीं देखा है तो फिर तो अभी तो बिल्कुल देखना है सारे के सारे, क्योंकि आसाम पीसीएस के और यूपीएससी के जो भी रिसेंट के क्वेश्चन है वो मैंने करवाए थे, अभी और आगे करवाते जाएंगे। एनवायरमेंट के भी क्वेश्चन है,
और PYQ ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए, इसलिए करो उसको, ठीक है। तो जितना बाकी एस्पिरेंट बनाएंगे ना उससे ज्यादा तुमसे आंसर बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, वो गारंटी है, लेकिन मेहनत वैसे करते जाओ तब। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर इसका जल्दी बताओ। इंटेंसिटी ऑफ लाइट अफेक्ट्स प्लांट ग्रोथ, सही या गलत, क्या लगता है तुमको? सबसे पहले तो ये बताओ 1 इज करेक्ट और नॉट। 1 इज करेक्ट सबके लिए, ठीक है, गुड, 1 इज करेक्ट, है ना। प्लांट्स ग्रो इन ग्रीन लाइट आर लार्ज वाइल इन अल्ट्रावायलेट लाइट आर ड्वार्फ। हमने थोड़ा जनरल साइंस तो पढ़ना पड़ेगा गाइस, दैट इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस। आज रीजनिंग में भी जनरल साइंस का क्वेश्चन हमने किया था, यहां पर भी आएगा ही। तो प्लांट्स जो रेड लाइट में और ब्लू लाइट में ग्लो करते हैं ना वो ज्यादा लार्ज होते हैं। ग्रीन लाइट में ग्रो करने वाले या अल्ट्रावायलेट लाइट में ग्रो करने वाले प्लांट्स ना ड्वार्फ प्लांट्स होते हैं। सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग हेयर, क्या है, रॉन्ग है। प्लांट्स फेवर करते हैं ब्लू को, रेड को। माय डियर, सनलाइट में ये सारा स्पेक्ट्रम में कलर प्रेजेंट रहता है। तो सनलाइट का जो स्पेक्ट्रम है 7 कलर होगा, विबग्योर, राइट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो सनलाइट के विबग्योर में सबसे ज्यादा ग्रोथ किसमें होगा? रेड में। सबसे फास्ट, सबसे इलोंगेटेड, सबसे इलोंगेटेड किसमें? रेड में। बट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कौन सा पार्ट होता है? ब्लू। सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कौन सा होता है? ब्लू। ग्रीन में स्लो हो जाएगा, ग्रीन एकदम कम एब्जॉर्ब करते हैं, ग्रीन वाला जो कंपोनेंट है लेस। यूवी जो है इसमें तो और लेस, ड्वार्फ हो जाएगा, छोटा हो जाएगा साइज प्लांट्स का, इसलिए यूवी लाइट्स में नहीं ग्रो करते हैं। यूवी लाइट्स में सिर्फ हल्क ग्रो करता है, वो ज्यादा बड़ा हो गया था। व्हाट वुड बी द आंसर? सी, ठीक है, ओके। यहां से हमने लिमिटिंग फैक्टर भी कर लिया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लिया, ओके। चलो गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने से पहले देखिए क्या है, यहां पर ना एक ऑर्डर मैंने दिया है। ये टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन दिया था मैंने तुमको, शायद टेस्ट नंबर 19 में या 18 में, टेस्ट सीरीज के। यहां पे ऑर्डर दिया है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो क्या क्या है? इंडिविजुअल है, कम्युनिटी है, पॉपुलेशन है, बायोम है, बायोस्फीयर है, इसको अरेंज करना है, राइट। लेट्स अरेंज इट। इसके लिए पहले समझते हैं क्या क्या है ये। पानी पिला दो कोई, किसी के पास है बॉटल? लो, जूठा नहीं है ना? वैसे जूठा होने से दिक्कत नहीं है, बट जस्ट आस्किंग। ठंडा पानी पीते हो तुम लोग? नॉर्मल नहीं है, अच्छा पीते हैं, रख लो अभी, नेक्स्ट सिप में। इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, ये ए बी सी, ये लोग क्या हैं? डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ठीक है। ए बी सी क्या है? इंडिविजुअल्स। इनको कंबाइन कर दिया, ये इनका क्या बन गया? पॉपुलेशन। कितना हो गया पॉपुलेशन? 3। डी ई एफ, ये भी क्या है? इंडिविजुअल्स हैं। ये इंडिविजुअल्स हैं सिविल सर्विसेज वाले, ये इंडिविजुअल्स हैं डिफेंस सर्विसेज वाले, ठीक है। इनको भी कंबाइन कर दिया, क्या बन गया? पॉपुलेशन। अब इन सब को कंबाइन कर दिया, क्या बन गया? कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट्स। क्या बन गया ये? कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट्स।
समझ में आ रहा है? पहले ए एक इंडिविजुअल था, बी था, सी था, ये 3 इंडिविजुअल सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे। तो हमने बोला द पॉपुलेशन ऑफ सिविल सर्विसेज इंडिविजुअल और सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स कितना 3। DEF भी इंडिविजुअल्स थे, एस्पिरेंट्स थे, वो डिफेंस सर्विसेज की तैयारी करते थे। तो हमने बोला पॉपुलेशन ऑफ डिफेंस सर्विसेज कितना 3। फिर हमने इन सबको मिला दिया और फिर हमने बोला कि कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट्स या कम्युनिटी ऑफ एस्पिरेंट्स, इन 2 टाइप के इंडिविजुअल्स के पॉपुलेशन को मिलाकर क्या बनाया गया? एक कम्युनिटी बनाया गया। अब ये जो कम्युनिटी है, सपोज ये कम्युनिटी कहां पर है? गुवाहाटी में है ना? ठीक ऐसे ही कम्युनिटी पॉसिबल नहीं है क्या कि ये वाली कम्युनिटी GHIJKL पॉपुलेशन है ना? कम्युनिटी एट गुजरात में भी तो लोग सिविल सर्विसेज और डिफेंस सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं। तो सिविल सर्विसेज एंड डिफेंस सर्विसेज की कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट्स, कम्युनिटी ऑफ एस्पिरेंट्स गुजरात में भी होगा। लेकिन गुजरात एंड गुवाहाटी क्या है? इंडिया का पार्ट है। इसको क्या बुलाएंगे? बायोम। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक नहीं है क्या सबका? बायोम अभी वही तो हमने देखा था, अ लार्ज रीजन हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। सबकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है, सब पढ़ाई करने वाले हैं, तो बायोम बनेगा। लार्जर यूनिट हो गया ना, इंडिया इज ए लार्जर यूनिट जिसमें गुवाहाटी भी है और गुजरात भी है, राइट? तो ये बायोम किस चीज का बायोम है? इंडियन बायोम। कौन सा बायोम? इंडियन बायोम। ऐसा ही एक बायोम कहां पर हो सकता है? नेपाल में। ऐसा ही एक बायोम पाकिस्तान में भी हो सकता है, हालांकि स्कोप नहीं है उनके पास सिविल सर्विसेज का ज्यादा। छोड़ो, हम पाकिस्तान को छोड़ देते हैं, हम यूएसए चलते हैं। यूएसए में भी हो सकता है, यूके में भी हो सकता है। तो यूएसए, यूके और इंडिया, इन सब के बायोम को मिक्स कर लेंगे, ये बन जाएगा अर्थ, दैट इज बायोस्फीयर। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गया? इंडिविजुअल। पॉपुलेशन, जब इंडिविजुअल्स का नंबर ऐड कर दे, पॉपुलेशन वही तो होता है, सबका नंबर ऐड करना, क्या कहलाता है? पॉपुलेशन, सेंसस। और फिर उसका पॉपुलेशन का ग्रुप बनाया कम्युनिटी, कम्युनिटी का ग्रुप बनाया बायोम, बायोम का ग्रुप बनाया बायोस्फीयर। मिल गया आंसर? बीच में एक इकोसिस्टम भी है। तो इकोसिस्टम किस चीज का? सिविल सर्विसेज का या पढ़ाई का इकोसिस्टम। बायोम से पहले इकोसिस्टम ला सकते हैं, यहां पे एक इकोसिस्टम भी बना सकते हैं। बायोम बनाने से पहले क्या? देखो, और इसको मैं करता हूं, इको सिस्टम ऑफ स्टडी, है ना? और यहां पे एक और नई कम्युनिटी है जो क्या काम करती है? बिजनेस, मारवाड़ीज। वैसे वाई शुड मारवाड़ीज हैव ऑल द बिजनेस, सबको करवाते हैं, जैन को भी करवाते हैं, बिहारीज को भी करवाते हैं, बंगालीज को भी करवाते हैं, असमीज को भी करवाते हैं। तो ये सब जो बिहारी, बंगाली, असमीज, मरवाड़ी और तमिल, गुजराती, ये सब जो है, ये सब लोग एक दूसरा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। किस चीज का इकोसिस्टम डेवलप करेंगे? बिजनेस का। तो इकोसिस्टम आ जाएगा ना बायोम से पहले? नहीं आएगा। तो पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर। इसके पहले लगाना है तो इंडिविजुअल लगा सकते हैं। क्लियर है? पहले इंडिविजुअल, इंडिविजुअल्स के नंबर को ऐड किया, क्या बन गया? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को कंबाइन किया, क्या बन गया? कम्युनिटी। याद रखिएगा कम्युनिटी कैसे हमने बनाया? स्टूडेंट कम्युनिटी बनाया हमने, डिफेंस सर्विसेज वाले, सिविल सर्विसेज वाले। अब ये सब कम्युनिटी, जो स्टूडेंट की कम्युनिटी है, वो कैसा इकोसिस्टम डेवलप कर रही है? स्टडी का। फिर उसके बाद स्टडी के इकोसिस्टम के साथ साथ बिजनेस का भी तो इकोसिस्टम हो सकता है। तो सारे इकोसिस्टम को मिलाकर क्या बनाया? बायोम। और पूरे अर्थ पर के बायोम को मिलाकर क्या बना दिया गया? बायोस्फीयर। ये ऑर्डर क्लियर है? कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल के थ्रू याद रखेंगे, हमेशा याद रहेगा। ठीक है? ओके। अभी इंडिविजुअल, कपल, फैमिली, कपल पे कहां पहुंच गए तुम्हारे? यहां पे कोई कपल नहीं होता है, यहां पे बस इंडिविजुअल, कम्युनिटी पे पॉपुलेशन है। नेक्स्ट,
ये वाला बना सकते हो, नीचे हो चुका है ये क्वेश्चन नंबर 5। नीचे मैंने समझा दिया है, इसलिए बनाकर दिखाइए मेरे को। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और नॉट? किसी को रॉन्ग लग रहा है स्टेटमेंट 1 ऑनलाइन स्टूडेंट में? और तुम लोग भी क्लास करने आया करो कभी, शाम होती नहीं है कि सब लोग घर चले जाते हैं। जंगल में तो शाम में लोग निकलते ही हैं, नॉकटर्नल एनिमल्स। तुम लोग भी तो नॉकटर्नल हो ही, रात को जागने वाले, है ना? हाँ जी, स्टेटमेंट 1 किसी को रॉन्ग लग रहा है? नहीं लग रहा है ना? स्टेटमेंट 1 किसी को रॉन्ग तो नहीं लग रहा है? नहीं, सही है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। नीचे इज ए यूनिक फंक्शनल रोल, है ना? ठीक है, अभी हमने देखा था नीचे फंक्शनल रोल, यूनिक फंक्शनल रोल, और सबका हमने बोला कि फंक्शनल रोल अलग अलग होना चाहिए। स्मार्ट आईएएस का फंक्शनल रोल है सिविल सर्वेंट बनाना, केएफसी का फंक्शनल रोल है बर्गर बनाना। दोनों का फंक्शनल रोल एक हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 पे पहुंच जाएंगे। स्पीसीज शेयरिंग सेम हैबिटेट कैन एग्जिस्ट टुगेदर व्हाइल हैविंग सेम निचे। सी कैसे होगा? कौन सा आंसर होगा? सी होगा। मेरे को तो लग रहा है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नहीं करेक्ट है। कहां से करेक्ट है राजेश? स्पीसीज शेयरिंग सेम हैबिटेट कैन एग्जिस्ट टुगेदर व्हाइल हैविंग सेम निचे। नहीं, स्पीसीज जो कि सेम हैबिटेट में रह रहे हैं, अभी तो हमने लिया था ना कि यही एक क्लासरूम है, यही एक रूम है, इस रूम में क्लास भी चल रहा है और इस रूम में बर्गर भी बन रहा है, तब एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि क्लास एक फंक्शनल रोल हो गया और बर्गर बनाना एक फंक्शनल रोल हो गया। लेकिन केएफसी और स्मार्ट आईएएस दोनों सिविल सर्विसेज के ही पढ़ाई करवाने लग जाए या दोनों बर्गर ही बनाने लग जाए, तो दोनों का नीचे क्या हो जाएगा? सेम। तो क्या साथ में रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। दे कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। तो यस, आंसर वुड बी सी। आंसर क्या होगा? हाँ, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना, यही तो चाहिए कि कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एडेप्टेशन लिखा हुआ है ना? क्या लिखा हुआ है? एडेप्टेशन। तो क्वेश्चन अभी नहीं करो, पहले एडेप्टेशन देख लो, फिर क्वेश्चन करेंगे। एडेप्टेशन, एडेप्टेशन जैसे जब एग्जामिनेशन का टाइम आता है तो स्टूडेंट या एस्पिरेंट कम सोते हैं। कैसा एडेप्टेशन है ये? या ज्यादा सोते हैं? ज्यादा सोते हो कि कम सोते हो? थोड़ा कम सोना चाहिए, है ना? बहुत कम तो नहीं, बट थोड़ा कम तो सोना चाहिए। अब नींद ज्यादा तुमको आती है, तुम्हारी गलती है, ज्यादा खा लेते होगे, थोड़ा कम सोना चाहिए। तो ये क्या कर रहे हो? अपने आप को एडेप्ट कर रहे हो। क्यों एडेप्ट कर रहे हो? क्योंकि एग्जामिनेशन पास आ रहा है। तो एडेप्टेशन मीन्स शोइंग चेंजेस, राइट, इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, वही क्या कहलाएगा? एडेप्टेशन। तो डेफिनेशन तो एकदम क्लियर है, एडेप्टेशन। एग्जामिनेशन पास आने पे हम क्या करते हैं? अपने नींद को कम कर लेते हैं, फूड इनटेक कम कर लेते हैं, कैफीन इनटेक बढ़ा लेते हैं, चाय ज्यादा पीते हैं, कॉफी ज्यादा पीते हैं, और भी कई चीजें हैं जो ज्यादा पीते हैं लोग नींद तोड़ने के लिए। नहीं पीनी चाहिए, ठीक है? तो कैफीन इनटेक है कि नहीं? नहीं पीनी चाहिए। जो चीजें हम पीते हैं अगर नींद तोड़ने के लिए, बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए वैसी चीजें। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, ना पढ़ाई के लिए अच्छा है। सो व्हाई डू वी टेक दिस थिंग्स? इसलिए ताकि हम एग्जामिनेशन में बढ़िया परफॉर्म कर सके। ये ना बिहेवियरल चेंजेज है, अपने बिहेवियर में चेंज ला रहे हैं ना। पहले हम 5 रोटी खाते थे, अब 2 ही खाते हैं कि ज्यादा खाएंगे तो नींद आ जाएगी। पहले हम 2 प्लेट चावल खाते थे, अब 1 प्लेट चावल खाते हैं, आधा प्लेट खाते हैं। पहले हम 10 घंटे सोते थे, अब 5 घंटे सो रहे हैं। तुम्हारे किस में चेंज हो रहे हैं? बिहेवियर में।
तो एक टाइप का एडेप्टेशन क्या हो गया, बिहेवियरल एडेप्टेशन। जानवर भी करते हैं बिहेवियरल एडेप्टेशन। हाइबरनेशन में जाना क्या है, बिहेवियरल एडेप्टेशन। हाइबरनेशन नाम सबने सुना है, स्टूडेंट भी रहते हैं, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक हाइबरनेशन में कि ठीक चल रहा है जिंदगी में क्या है, और जहां अचानक नोटिफिकेशन आ गया सब एकदम जाग जाते हैं कि एग्जामिनेशन क्लियर करना है मेरे को भी। हाइबरनेशन में जाना बिहेवियरल एडेप्टेशन है। तो एक टाइप का एडेप्टेशन क्या हो गया, बिहेवियरल, जो टेम्परेरी नेचर का होता है। यूजुअली किस नेचर का होता है, टेम्परेरी नेचर का होता है, अपने बिहेवियर में चेंज करना, राइट, बिहेवियरल एडेप्टेशन। ये कौन बोला, रैंक 2, पता नहीं, ऐसा मत बोला करो, गलत बोल दिया उसने तुमको। ओके, अब उसके बाद है हिली रीजन्स के लोग। तुम देखो हिमाचल प्रदेश वाले रीजन के लोग देखो, या उत्तराखंड के देखो, जहां पर भी एल्टीट्यूड ज्यादा है वो हिली रीजन है ना, कम एल्टीट्यूड वाला नहीं, जहां पे एल्टीट्यूड ज्यादा है उसके उस हिली रीजन्स को देखो। यूजुअली हिली रीजन्स पे एल्टीट्यूड होना ही चाहिए, और जितना एल्टीट्यूड ज्यादा जाओ उतना बढ़िया ये कैरेक्टर दिखेगा। वहां पे ना लोगों के लंग्स का साइज बड़ा होता है, जो चेस्ट होता है वो भी चौड़ा होता है, वाइड चेस्ट होता है। वाई, क्यों वाइड चेस्ट होता है, ये कभी ऑब्जर्व किए हो? हाँ बिल्कुल, ऑक्सीजन का लेवल जो होता है ना, ऑक्सीजन जो होता है वो थिन होता है हाई एल्टीट्यूड पे। अरुणाचल प्रदेश कभी गए होगे ट्रैकिंग पे, या कहीं ट्रैकिंग पे गए होगे, तो सांस लेने में दिक्कत होती है। क्यों होती है? क्योंकि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा ना, डेंसिटी कम होते जाएगी, ऑक्सीजन का लेवल क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो आपको एक बार में ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। जिनको अस्थमा होता है उनको बोला जाता है कि मत जाओ, क्योंकि तुम्हारी ब्रीथिंग कैपेसिटी क्या है, बहुत स्लो है, फ्लॉड है, इसलिए लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं पीछे। तो जो लोग बचपन से ही हिल में पैदा हो रहे हैं, उनका लंग्स धीरे धीरे खुद ब खुद क्या होता है, इलोंगेट होने लगता है, बड़ा रहता है, मतलब नॉर्मल बड़ा रहता है, बहुत बड़ा नहीं, नॉर्मल 56 इंच का सीना नहीं रहता है, बस क्या रहता है, थोड़ा सा ज्यादा साइज रहता है, कि हम ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल कर सके, एयर इनहेल कर सके। इसको कैसा एडेप्टेशन बोलेंगे, मॉर्फोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है ना चेस्ट के, लंग्स के, कैसा एडेप्टेशन कहलाया, स्ट्रक्चरल। तो एक और कैसा टाइप हो गया, स्ट्रक्चरल। ये ना परमानेंट चेंज हो जाता है, ये टेम्पररी नहीं है, परमानेंट चेंज। जेनेटिकली आता है, बट वो जेनेटिकली अगर वही इंसान जो है ना, वो सपोज जिस बच्चे का बर्थ हुआ, सपोज फादर जो है ही इज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, बट बच्चे का बर्थ हो रहा है तमिलनाडु में, और वो तमिलनाडु में ही पल बढ़ रहा है, तो उसमें ये स्ट्रक्चरल चेंज नहीं दिखेगा। जेनेटिकली कुछ ट्रेट्स तो आ ही जाएंगे, बट नॉट कंप्लीटली, सारा का सारा नहीं। इसलिए ये चेंजेस होता भी है, ये चेंजेस ना दिखता है, कुछ आएंगे बट सारे के सारे नहीं आएंगे। स्ट्रक्चरल चेंजेस क्लियर है, स्ट्रक्चरल चेंजेस या मॉर्फोलॉजिकल भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल। ठीक है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी देखो। चलो एक और है, टर्म समझ में आ रहा है ना, फिजियोलॉजिकल। एक इंसिडेंस हुआ था यूरोप में, कुछ ट्रैवलर्स जा रहे थे और प्लेन क्रैश करता है किसी हिल पर, और वहां पे ना क्या था, आइस स्टॉर्म टाइप का आया, और सर चारों तरफ से बर्फ जमा हो गया था, प्लेन क्रैश भी हो गया, और रियल इंसिडेंट है। इस पर फिर मूवी बनी थी, या नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज डॉक्यूमेंट्री बनी थी, मैन इन आइस और सर्वाइवल इन आइस समथिंग काइंड ऑफ। तो प्लेन क्रैश होने के बाद पानी का बॉटल वॉटल वो सब खत्म हो गया था। अब वो लोग वहां पे फंसे हैं बर्फ में, पानी वानी कुछ नहीं है एकदम, और बर्फ है बट वो पिघल नहीं रही है कि पानी पी सके, ठंड बढ़ते जा रही है। तो धीरे धीरे वही पैसेंजर्स ने, और कुछ पैसेंजर्स जिंदा बच गए थे, इसलिए उन्होंने बाद में बताया, तो नेटफ्लिक्स ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। तो जब उनको प्यास इतनी लगने लगी और पानी कहीं नहीं मिला, तो अपना यूरिन ही पीना शुरू कर दिया था उन्होंने।
क्योंकि यूरिन में पानी तो है, थोड़ा सा यूरिन, जब तक बॉडी से यूरिन निकल रहा है, तो यूरिन अपना ही पेशाब पीना शुरू किया सर्वाइविंग के लिए, राइट। वो बियर ग्रिल से, वो भी शायद ऐसा ही कोई एपिसोड में दिखाया होगा, सर्वाइविंग करने के लिए। सर्वाइव किया जा सकता है, ऐसे कर सकते हैं लोग, करते हैं ये लोग सर्वाइव। तो अपना ही यूरिन को पीना क्यों? क्योंकि आपको वाटर स्कार्सिटी है। दैट इज विच काइंड ऑफ चेंज? फिजियोलॉजिकल चेंज। तो एनिमल्स क्या होते हैं, जैसे एक कंगारू रैट होता है। कंगारू रैट डेजर्ट रीजन्स में मिलता है। कंगारू रैट क्या होता है, वाटर स्कार्सिटी के केस में ना अपने ही बॉडी में जो फैट जमा होता है उसी फैट को डिजोल्व करता है, और वही डिजोल्व फैट उसके बॉडी में क्या करता है, वाटर स्कार्सिटी को फुलफिल करने का काम करता है। कैसा चेंजेस कहलाएगा, कैसा एडेप्टेशन कहलाएगा? फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन जब हम अपने बॉडी में इनर चेंजेस करते हैं। कैसा एडेप्टेशन? फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, इनर चेंजेस एज पर स्पेसिफिक नीड। किसके अकॉर्डिंग? स्पेसिफिक नीड। ठीक है, तीनों एडेप्टेशन क्लियर है? आप क्वेश्चन बनाओ। पानी काहे ठंडा पीते हो तुम? जैस्मीन, स्ट्रक्चरल चेंजेस व्हेन वी हैव चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, उसी को स्ट्रक्चरल चेंज बोलेंगे या मॉर्फोलॉजिकल चेंज बोलेंगे। ठीक है, जब हमारे स्ट्रक्चरल में चेंज होगा, फेफड़े का साइज बढ़ जाना है, स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना, स्ट्रक्चर चेंज हुआ, लंग्स का साइज बढ़ना। ओके, फिजियोलॉजिकल एग्जांपल या फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। जिराफ्स इवॉल्व्ड लॉन्गर नेक्स। अब जानवर के एग्जांपल से देखो, जिराफ इवॉल्व्ड लॉन्गर नेक्स एज ट्री ग्रू टॉलर इनेबलिंग देयर टू रीच लीव्स हायर अप, एबिलिटी ऑफ सर्टेन प्लांट्स टू फोटोसिंथेसिस इन लो लाइट कंडीशंस। ये सब ना फिजियोलॉजिकल चेंज नहीं है। कैसा चेंज है? स्ट्रक्चरल चेंज है। इसलिए पहला वाला करेक्ट मैच नहीं है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये कैरेक्टरिस्टिक किससे मैच करना चाहिए? नंबर 2 से। ठीक है, किससे मैच करना चाहिए? नंबर 2 से। फिजियोलॉजिकल चेंज का एग्जांपल ये नहीं था, इसका मतलब पहला वाला पेयर क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। दूसरा क्या है? अब दूसरा भी ऑब्वियसली रॉन्ग हो चुका होगा। मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, द कंगारू रैट रिलाइज ऑन इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन टू फुलफिल इट्स वाटर नीड, स्ट्रीमलाइंड बॉडी ऑफ फिश फॉर स्विमिंग। ये कैसा चेंज होता है? कैसा चेंज? फिजियोलॉजिकल। बिहेवियरल, इस वाले पार्ट को काट दो बस, ये स्ट्रीमलाइंड को यहां से हटा दो, यहां तक सही। ठीक है, कंगारू रैट तक। बिहेवियरल, साइबेरियन क्रेन्स माइग्रेट टू इंडिया ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स टू एस्केप हार्श विंटर इन साइबेरिया, हाइबरनेशन ऑफ बियर्स इन विंटर। ये वाला सही है। और ऊपर के जो दोनों पेयर थे ना, वो इनकरेक्टली मैच्ड थे। सो फिजियोलॉजिकल चेंज का एग्जांपल यहां लिखा है, मॉर्फोलॉजिकल चेंज का एग्जांपल ऊपर लिखा है। आंसर हमारा क्या होगा? ए, ओनली वन पेयर। नहीं, ये किसका? मॉर्फोलॉजिकल का एग्जांपल है। ठीक है, फिश के स्ट्रीमलाइन होना, फिश के बॉडी का, ये जो है ना स्ट्रीमलाइंड बॉडी ऑफ फिश, अभी मैं क्लीन कर रहा हूं बट इसको सराउंड कर देता हूं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? मॉर्फोलॉजिकल। किसका एग्जांपल है? मॉर्फोलॉजिकल का। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल है ना, स्ट्रक्चरल चेंज। फिश मान लो घोड़े की तरह हो जाए, कहां से तैरेगी वो? उसका बॉडी स्ट्रीमलाइंड होना चाहिए। तो किसका एग्जांपल है? मॉर्फोलॉजिकल का। बट उससे फिर हमारे आंसर में दिक्कत होगी, इसलिए मैंने क्या कर दिया था, इसको कट कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वो एक्चुअली में मैं ऊपर लिखने वाला था, गलती से यहां पे पेस्ट हो गया। डाउट तो नहीं है इसमें? फिश का जो बॉडी होता है,
या जब हम स्विम करते हैं तो हम अपनी बॉडी को फैला लेते हैं या फिर स्ट्रीमलाइन करते हैं? स्ट्रीमलाइन करते हैं, राइट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एज स्पीसीज पर। अच्छा, एज स्पीसीज पर आएंगे, पहले जरा तुम यहां पे ये सारे टर्म्स देख लो। एज स्पीसीज, अभी एज स्पीसीज समझ लो नहीं पढ़ा है हमने, हमने सुना भी नहीं है। इस एज स्पीसीज की जगह पे क्या लिख लीजिए? स्पेसिएशन। क्या लिख लीजिए? स्पेसिएशन। एंड नाउ रीड दिस 3 स्टेटमेंट। अब इन तीनों स्टेटमेंट को पढ़ो। एज स्पीसीज काट दिया है मैंने, स्पेसिएशन लिखा है वहां पर। SPA होगा, SPACAITAYN, स्पेसिएशन। Now read these 3 statements. All 3 correct? सब लोग देखो, पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? डैश इमर्ज, डैश कर लिया वहां पे, डैश इमर्ज एज ए रिजल्ट ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट लीडिंग टू चैलेंज इन इंटरब्रीडिंग ड्यू टू द डाइवर्जेंस इन जेनेटिक मेकअप। जब जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जब एक जेनेटिक ड्रिफ्ट के वजह से एक डाइवर्जेंट जेनेटिक ग्रुप जनरेट होगा, इसको इकोलॉजी के टर्म्स में या बायोलॉजी के टर्म्स में या जूलॉजी के टर्म्स में स्पेसिएशन बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? स्पेसिएशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट होने से एक नया जीन्स का डेवलपमेंट हो जाना या चैलेंज होना, चैलेंज की वजह से एक नया जीन्स का डेवलपमेंट होना, क्या कहलाएगा? स्पेसिएशन। दूसरा क्या है? दूसरा वेरिएशन क्या है? वेरिएशन, वहां पे एक वर्ड है जो कि क्लियर कर रहा है। कौन सा वर्ड? ऑल्टरेशन। थोड़ा सा ऑल्टर होना। जैसे अभी मैं लिख रहा था आई एम रीडिंग, और यहां एम की जगह मैंने कर दिया आई इज रीडिंग। तो आई एम रीडिंग से एक करेक्ट स्टेटमेंट फ्रेम हो रहा था, मैंने आई इज रीडिंग कर दिया, थोड़ा सा ऑल्टर कर दिया। तो जैसे ही मैंने हेल्पिंग वर्ब को ऑल्टर कर दिया, मीनिंग डिफरेंट हो गया। इसी को वेरिएशन कहा जाता है। अब इसको तुम जेन्स के टर्म्स में पढ़ लो। वेरिएशन अराइजेज कैसे भैया? ऑल्टरेशन इन जेनेटिक मेकअप कंट्रीब्यूटिंग टू डिफरेंसेस विद इन अ पॉपुलेशन। क्या कहलाता है? वेरिएशन। क्या कहलाएगा? वेरिएशन। ये आई एम रीडिंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम ईटिंग, ये सब एक सेम काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स है, लेकिन उसमें मैंने हेल्पिंग वर्ब गलत कर दिया तो एक गलत हो गया, या मैंने ही इज रीडिंग कर दिया तो एक डिफरेंट हो गया ना, वेरिएशन क्रिएट हो गया। आई एम रीडिंग था, आई एम रीडिंग था, आई एम ईटिंग था, और मैंने यहां पे फिर लिख दिया ही इज ईटिंग। स्टेटमेंट्स अलग अलग हो गए। किसकी वजह से अलग हो गए? यहां इसके वजह से। तो वही वेरिएशन कहलाता है जब जीन में आपको थोड़ा सा ऑल्टरेशन किया जाएगा, थोड़ा सा चेंज होगा, जिसके वजह से एक ही पॉपुलेशन में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे। एंड लास्ट, म्यूटेशन। म्यूटेशन कब होता है? ऑल्टरिंग द जेनेटिक मटेरियल। जब जेनेटिक मटेरियल को ही ऑल्टर कर दिया जाएगा तब क्या बनेगा? म्यूटेशन। ये 3 ना जीन्स से रिलेटेड टर्म्स है, जीन्स से रिलेटेड टर्म्स। स्पेसिएशन एक कंप्लीट वैरायटी दिखती है स्पेसिएशन में। म्यूटेशन में म्यूटेंट निकलते हैं जेनेटिक डिफरेंस के वजह से, और वेरिएशन में क्या होता है? बस कुछ चेंजेस दिखता है पॉपुलेशन में। जैसे इंडियन पॉपुलेशन हैविंग डिफरेंट जेनेटिक वेरिएशन, एक पॉपुलेशन जिसमें डिफरेंट जेनेटिक वेरिएशन दिखता है इंडियन पॉपुलेशन में। म्यूटेशन, म्यूटेशन कैसे दिखेगा? तो म्यूटेशन देखने के लिए कैसे म्यूटेशन क्रिएट कर सकते हैं? ह्यूमन का और एनिमल का बना सकते हैं म्यूटेंट? हाँ हाँ, तीनों टर्म याद रखना है बस, स्पेसिएशन, वेरिएशन एंड म्यूटेशन। म्यूटेशन के केस में बाय ऑल्टरिंग जेनेटिक मटेरियल यू विल हैव अ बिग चेंज। वेरिएशन के केस में बस कुछ चेंजेस दिखते हैं, और स्पेसिएशन के केस में एक नया ही वेराइटी क्रिएट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसके बारे में डिटेल में नहीं जाना है हमें, एज इफेक्ट पे आएंगे हम लोग।
चलो आ ही गए एज इफेक्ट। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एज इफेक्ट देखते हैं। यस रिंकू, फॉरेस्ट एंड रिवर, इन दोनों का जो बाउंड्री वाला जोन होता है जहां पे ये दोनों इकोसिस्टम एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं या मिल रहे हैं, यहां पे मार्शलैंड का डेवलप होता है ऐसा मार्शलैंड डेवलप होते हैं। फॉरेस्ट वाला रीजन हो गया, या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हम लिख लेते हैं, ग्रासलैंड में भी हो सकता है, किसी में भी। टेरेस्ट्रियल ये कैसा हो गया, एक्वेटिक। इन दोनों के मिक्सचर पे यहाँ पे मार्शलैंड डेवलप होता है, मार्सेस डेवलप होते हैं जहां पे फॉरेस्ट और रिवर्स मिल रहा होता है। तो ये जो जोन ऑफ जंक्शन है ना, इसको जोन ऑफ जंक्शन को, इस जोन ऑफ जंक्शन को क्या बुलाया जाएगा, दिस जोन ऑफ जंक्शन इकोलॉजी में इसको बुलाया जाता है, क्या बुलाया जाता है, क्या बुलाया जाता है, इको टोन। क्या बुलाएंगे, इको टोन। जोन ऑफ जंक्शन जहां पे दो इकोसिस्टम एक दूसरे को मिल रहे हैं, बाउंड्री डेवलप कर रहे हैं, मिलने से क्या कहलाएगा, इकोटोन। जहां पे दोनों के कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है। हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स स्पीसीज प्रेजेंट इन एडजॉइनिंग रीजन। एडजॉइनिंग रीजन में रहने वाले जो स्पीसीज हैं या जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दोनों दिखते हैं। मतलब स्पीसीज कैसे, अब कुछ स्नेक्स जो फॉरेस्ट में भी है रिवर में भी है वो मार्शलैंड में भी मिलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है फॉरेस्ट का, वहां पे लैंड का होना। रिवर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वाटर का होना। और मार्शलैंड में रिवर और वाटर दोनों मिक्स होता है, तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक मिल गया। एंड sometimes unique characteristics and species, और साथ ही साथ क्या, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक का भी दिखना एंड स्पीसीज का भी दिखना। तो ये जो जोन ऑफ जंक्शन है या जोन ऑफ टेंशन है, इस जोन ऑफ टेंशन में हमको सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक भी दिखेगा। वी कैन ऑफन फाइंड सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, बट वी कैन ऑल्सो फाइंड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, और इसी को बुलाते क्या है, इको टोन। क्या बुलाएंगे, इको टोन। एंड दिस इफेक्ट वुड बी नोन एज इफेक्ट। क्या कहलाएगा, एज इफेक्ट। शोइंग एज इफेक्ट। एज इफेक्ट ऐसे कि इस वाले इकोसिस्टम के एज पे, इस वाले इकोसिस्टम के एज पे यहां जो इफेक्ट दिख रहा है क्या हो रहा है, एज इफेक्ट। एज इफेक्ट। ओके मनु, तुम थोड़े लो लग रहे हो, क्यों, क्या हुआ, तबीयत सही, कोई परेशानी समस्या है ना, ठीक है, गुड। एज इफेक्ट, वेयर डू वी फाइंड एज इफेक्ट, ऑन द जोन ऑफ जंक्शन और जोन ऑफ टेंशन, दैट इज इकोटोन। तो कहां पे हम एज इफेक्ट देखेंगे, जोन ऑफ जंक्शन में, जोन ऑफ टेंशन में या इकोटोन में। और जो स्पीसीज यहां पर मिलेंगे उनको हम कौन सा स्पीसीज बोलेंगे, एज स्पीसीज। क्या कहलाएंगे ये, एज स्पीसीज, एज सिंपल, राइट। अब चलिए इस पे क्वेश्चन बनाते हैं, एज इफेक्ट पे, एज स्पीसीज पे, इकोटोन पर। दिस क्वेश्चन, नाउ सॉल्व इट। अब बना सकते हो। अभी
एक्सचेंज नहीं बोलेंगे, जोन ऑफ जंक्शन बोलेंगे। अब जब जो जोन का जंक्शन होता है ना, दो जोन एक जगह मिलते हैं तो एक्सचेंज ऑटोमेटिक करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक को, बट दैट इज नॉट ए जोन ऑफ एक्सचेंज, दैट इज ए जोन ऑफ जंक्शन। बुलाया क्या जाता है? जोन ऑफ जंक्शन, जोन ऑफ एक्सचेंज नहीं, क्योंकि एक्सचेंज तो बिना मिले भी हो सकता है ना। बर्ड्स ने क्या किया, एक सीड जो कि फॉरेस्ट में मिलता था और बर्ड वो सीड को ले जाके वाटर में गिरा दिया, एक्सचेंज तो हो गया, बट जोन ऑफ जंक्शन थोड़ी डेवलप हुआ था। आंसर बताओ इसका। एज इफेक्ट, it refers to the change in population or community structure that occur at the boundary of two habitats, correct? कोई डाउट इसमें? नहीं, अभी वही हमने देखा दो के जंक्शन पर। द एज इफेक्ट कैन लीड टू इंक्रीज्ड बायोडाइवर्सिटी इन द इकोटोन। यस, यही एज इफेक्ट की स्पेशलिटी है कि इसके वजह से ना बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हो सकती है। और स्टेटमेंट भी तुमको बोल रहा है कैन, बिकॉज देयर आर सम एक्सट्रीम सिचुएशंस जहां पे नहीं क्रिएट हो, बट इन मोस्ट ऑफ द इकोटोन, इन मोस्ट ऑफ द जोन ऑफ जंक्शन, क्योंकि मोस्टली दोनों कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होते हैं, इसलिए बायोडाइवर्सिटी और बढ़िया होती है। मैंग्रोव फॉरेस्ट हाई बायोडाइवर्सिटी की लो बायोडाइवर्सिटी? हाई बायोडाइवर्सिटी। मैंग्रोव फॉरेस्ट में हाई बायोडाइवर्सिटी होती है ना, तो यस, सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट्स ऑलवेज इनहेंस पॉजिटिव एज इफेक्ट। फ्रेगमेंटेशन, ये हमारा एक हैबिटेट है। कैसा हैबिटेट है? फॉरेस्ट। क्या है ये? फॉरेस्ट है। इस फॉरेस्ट का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, मतलब ये वाला पार्ट का फॉरेस्ट बर्बाद हो गया, ये वाला पार्ट का फॉरेस्ट बर्बाद हो गया, ये वाला पार्ट का फॉरेस्ट बर्बाद हो गया, मतलब ट्रीज कट कर दिए गए, लैंड को पॉल्यूट कर दिया गया। तो जब फ्रेगमेंटेशन होगा तो इसके वजह से पॉजिटिव एज इफेक्ट दिखेगा कि नेगेटिव दिखेगा? एक्चुअली में नेगेटिव दिखेगा। फ्रेगमेंटेशन मतलब कोई भी चीज जो पहले होल यूनिट थी उसको क्या कर दिया गया? फ्रेगमेंट्स, टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया। सो इट वुड शो सम पॉजिटिव इंपैक्ट और नेगेटिव इंपैक्ट? ऑब्वियसली नेगेटिव इंपैक्ट। थर्ड इज रॉन्ग। फोर्थ, स्पीसीज एडेप्टेड टू एज कंडीशन आर कॉल्ड एज स्पीसीज और स्पेशलिस्ट। तो आंसर देख लो कौन सा होगा? ए, 1 2 and 4 ओनली। कोई डाउट किसी को इसमें? नहीं ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 10। ऑनलाइन में भी सबको आंसर देना है, बाकी लोग आंसर नहीं कर रहे हो रेगुलर। बनाओ। फिर से लिखा है इकोटोन। An ecotone is a transition zone between two biological communities. Yes, transition zone है दो biological communities के बीच में। Second, ecotone often contains species from both bordering ecosystem as well as unique species not found either. Correct? अभी हमने लिखा था। Third, the boundary between a river and its bank is an example of ecotone. Yes, boundary between a river and इट्स बैंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ इकोटोन। मतलब क्या हुआ गाइज कि ये है रिवर। कौन से रिवर? जो हमारे अभी पास में है, रिवर ब्रह्मपुत्र, है ना। और रिवर ब्रह्मपुत्र का ये क्या बन गया? ये पार्ट रिवर बैंक, इसी को रिवर बैंक बुलाते हैं ना। और इधर वाले पार्ट में क्या हो गया? इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में है लैंड। लैंड ही तो रहता है ना, जहां पर भी गुवाहाटी शहर है, तो लैंड और ये वाटर रिवर सिस्टम क्या बना है यहाँ पर? इकोटोन। मार्सेस यहाँ पर डेवलप होते हैं, दलदल वाली जमीन हो जाती है ना, एग्जैक्टली जहां नदी और जमीन मिल रहा है, होता है। थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट? कोई डाउट इसमें? नहीं। इकोटोन्स आर ऑलवेज नेचुरल एंड कैन नॉट बी ह्यूमन मेड। नहीं, इकोटोन्स कैन ऑल्सो बी ह्यूमन मेड। रॉन्ग। इकोटोन्स ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं। एक आर्टिफिशियल पॉन्ड और किसी इंसान की बाकी जमीन, वहां पर भी इकोटोन डेवलप होगा। वहां पे क्या बनेगा? वो
ह्यूमन मेड इकोटोन। ये एक रोड है, कौन सी रोड? जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। किसने बनवाया था? जीटी रोड ओरिजिनली बिल्ट बाय अशोक, रिपेयर्ड, मेंटेन्ड, पॉपुलराइज्ड बाय शेरशाह सूरी, है ना, याद रखना ये डिफरेंस। जीटी रोड। अब जीटी रोड के इस साइड क्या है? यहां पर है एग्रीकल्चरल फील्ड। क्या है? एग्रीकल्चरल फील्ड। ह्यूमन मेड हो गया एग्रीकल्चरल फील्ड। यहां पे जीटी रोड बना दिया अशोक ने। तो इस एग्रीकल्चर फील्ड और रोड का जो पार्ट होता है ना, यहां पे थोड़ी बहुत घास दिखती है, नहीं दिखती है? ग्रासेस, ग्रासेस आ जाते हैं ना, यही ग्रासेस क्या है? इको टोन। हो गया ह्यूमन मेड, हो गया ह्यूमन मेड, दैट इज एन एग्जांपल। ठीक है, ओके, चलो, वेरी गुड। दिस क्वेश्चन, इसको भी आज कर ही लेते हैं। यहां पर आपको से किस बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है? बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। दो टर्म है ना, बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। अभी समझते हैं, आज रात का काम हम कर लेते हैं। बायो एक्यूमुलेशन एंड मैग्निफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन। देखो, एकदम बढ़िया एग्जांपल लेंगे कि हमेशा समझ में आए। बायो एक्यूमुलेशन, रेगुलर स्टडी इन क्लास लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज। इज इट करेक्ट? यही होता है। हम रेगुलर क्लास करते हैं, चाहे अभी सिविल सर्विसेज के लिए करें या हमने स्कूल में किया हो या कॉलेज में किया हो, तो हमारा अंदर क्या होता है? नॉलेज एक्यूमुलेट होता है। अब बायो एक्यूमुलेशन के केस में क्या होगा? चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो गए या पॉल्यूटेंट हो गए, जब आप अपने बॉडी में इनटेक करते हो ग्रेजुअली, तो व्हाट यू आर डूइंग, क्लास भी तो ग्रेजुअली करते हैं ना, आज किया, कल किया, परसों किया, रेगुलर। इसलिए बोला जाता है ना कि रेगुलर क्लास करो, हर टीचर वही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि तुम एक बार में सारा इन्फॉर्मेशन नहीं ले लोगे, सारा नॉलेज नहीं ले लोगे, धीरे धीरे करके लोगे, ग्रेजुअली। सो ग्रेजुअली वी एक्वायर नॉलेज, ग्रेजुअली वी ऑल्सो गेट न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज पॉल्यूटेंट्स। इसी को क्या बोला जाता है? बायो एक्यूमुलेशन। So, gradually taking nutrients और pollutants दोनों इज बायो एक्यूमुलेशन। ग्रेजुअली वर्ड याद रखिएगा। यस ध्रुव, इट इज पॉसिबल दैट इन इकोटोन स्पीसीज विच इज प्रेजेंट इन एडजॉइनिंग रीजन कैन बी एक्सटिंक्ट। ये पॉसिबल है कि इकोटोन में क्या हो सकता है कि कोई स्पीसीज जो पास वाले जोन में मिलता था वो नहीं मिले। इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है, बिल्कुल हद तक पॉसिबल है। ठीक है, कुछ नया स्पीसीज मिल जाए वो भी पॉसिबल है, दोनों कॉमन स्पीसीज मिले वो भी पॉसिबल है। यही स्पेशलिटी है, इसलिए बायोडाइवर्सिटी हाई रहती है इकोटोन की। बायो एक्यूमुलेशन क्लियर है ना? अब रेगुलर पढ़ाई करने से, रेगुलर क्लास आने से आपने इंफॉर्मेशन गैदर किया, इसको क्या बोले? बायो एक्यूमुलेशन। विथ रेगुलर रिवीजन वी कीप दैट इन माइंड फॉर लॉन्गर पीरियड। यही बायो मैग्निफिकेशन है। जब हम रेगुलर रिवीजन करते हैं ना, तो हम उस नॉलेज को अपने दिमाग में रखते हैं। ऐसा नहीं कि अभी क्लास में पढ़ा, इस काम से सुना, बाहर जाते ही निकाल के फेंक दिया, गायब, स्वाहा, वैसा नहीं, छू मंतर नहीं।
जब तक हम उसको अपने माइंड में होल्ड करते हैं, और माइंड में कैसे होल्ड करते हैं, रेगुलर रिवीजन करके, तो मैग्नीफाई नहीं होते जाता है, बढ़ता नहीं जाता है, बढ़ता है ना। मैग्नीफाई मतलब बड़ा होना, मैग्नीफाई इज अ सिंपल वर्ड, मीन्स बड़ा होना, फैलते जाना, इंक्रीज होना। व्हेन वी होल्ड इट, जब हम होल्ड करते हैं, और होल्ड कैसे करते हैं, रिवीजन से करते हैं। तो अब आपके बॉडी में पॉल्यूटेंट्स तो आप ग्रेजुअली ले रहे हो, ये क्या हुआ, बायो एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेट कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, और उसको पेशाब के रास्ते नहीं निकाल रहे हो, उसको तुमने होल्ड कर लिया। मतलब कि जो तुमने पॉल्यूटेंट लिया या जो तुमने न्यूट्रिएंट लिया वो वाटर सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि वाटर सॉल्युबल होगा तो पेशाब के रास्ते निकाल देंगे हम लोग, हम लेट्रिन के रास्ते, स्टूल के रास्ते निकाल देंगे। वो फैट सॉल्युबल है, हमारे बॉडी में जमा हो गया, क्या हो जाएगा, धीरे धीरे मैग्नीफाई। तो दो टाइप का नॉलेज है, एक कि सुना फिर भूल गए, दूसरा नॉलेज सुना फिर रिवाइज किया, मैग्नीफाई होते चले गया। सो यहां पर बायो मैग्निफिकेशन का मतलब those case where pollutants which are not soluble in water but in fat, फैट में soluble होते हैं, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, मैग्नीफाई। इसलिए नॉन वेजिटेरियन फूड खाने पे ज्यादा रिस्क होता है। किस चीज का रिस्क होता है, कि हम लोग पॉल्यूटेंट्स अपने बॉडी में ज्यादा इंटेक करेंगे नॉन वेजिटेरियन फूड में। अब चाहे वो नॉन वेजिटेरियन फूड तुम डियर का मीट खाओ, वैसे डियर का मीट नहीं खाना चाहिए, शेड्यूल 1 एनिमल है, सलमान खान ने गलती की थी, तुम लोग नहीं करना। चिकन खाओ, चिकन खाने में भी क्या है, अब चिकन पेशाब के रास्ते तो जो पॉल्यूटेंट है वो निकाल देगा, लेकिन वो तो वाटर सॉल्युबल है। जो फैट सॉल्युबल चिकन है, जो फैट सॉल्युबल पॉल्यूटेंट है, वो चिकन के लेग पीस में जमा हो गया, तुम उसको स्वाद से खा रहे हो, वो पॉल्यूटेंट भी लेग पीस के साथ साथ तुम्हारे लेग में भी जा रहा है। लेकिन वेजिटेबल्स के केस में, फ्रूट के केस में क्या है, वहां तो कोई फैट ही नहीं है, पॉल्यूटेंट वहां भी मिलेगा। इवन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दे ऑल्सो एक्यूमुलेट पॉल्यूटेंट, बट वाटर सॉल्युबल होता है, वहां पे बह जाएगा। और फैट सॉल्युबल जो पॉल्यूटेंट होगा वो उसमें टिकेगा ही नहीं। टिकेगा क्या, फैट कहाँ है, सेब के अंदर, स्पिनच के अंदर फैट है, नहीं है। दैट्स वाई नॉन वेजिटेरियन फूड खाने पे ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप पॉल्यूटेंट लीजिएगा। ओके, क्लियर। जितना, जिस भी एनिमल में ज्यादा फैट, चाहे वो पॉर्क हो चाहे वो बीफ हो, जितना ज्यादा फैट किसी एनिमल में प्रेजेंट है उतने हाई चांसेस हैं पॉल्यूटेंट जमा होने के। ठीक, ओके, चलिए बनाओ ये क्वेश्चन, जल्दी से बनाओ। यस चैतन्य, बॉटनिकल गार्डन कोलकाता का, दैट इज एन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 11, नॉट करेक्ट पूछ रहा हूं मैं उदित, ठीक है। ये नॉट करेक्ट सबको दिख रहा है ना, बी पॉजिटिव होना अच्छी बात, बट इतना भी पॉजिटिव नहीं होना कि नॉट करेक्ट नहीं दिखे। और मेरे को अभी भी वो मैसेज और कॉल और तुम लोगों का दर्द सुनने मिलता है कि सर मैं तो एग्जामिनेशन में नॉट ही करेक्ट को करेक्ट करके चले आता हूँ या चले आती हूँ। अब जब तुमने 20 टेस्ट दे लिया है तब भी क्यों, इसका मतलब तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। ध्यान दो, नॉट करेक्ट को करेक्ट करके नहीं आना है भाई, उसको नॉट ही करना है। वो पहले टेस्ट में गलती हो सकती है, लेकिन आप बार में भी कर रहे हैं, इसका मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। मतलब जानबूझ के तुम अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हो, कुल्हाड़ी पे पाँव मार रहे हो। ध्यान देने वाली चीज पर ही ध्यान नहीं दे रहे हो, फालतू की चीज पर ध्यान दे रहे हो। तो ये सब सही करो ना, यही सही करना है। देखो एग्जामिनेशन निकलेगा। नॉट करेक्ट पूछ रहा हूं, करेक्ट नहीं। आंसर क्या होगा इसका, The efficiency of transferring energy from one trophic level to another is referred as ecological efficiency. Correct. ठीक है। एक इकोसिस्टम में, एक बायोस्फीयर में, एक एनवायरनमेंट में एनर्जी का ट्रांसफर एक ट्रॉफिक लेवल से, एक ट्रॉफिक लेवल मतलब क्या हो गया, पहले प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मतलब प्लांट्स, प्लांट से कहा गया हर्बीवोरस एनिमल्स, राइट। हर्बीवोरस से कहा गया कार्निवोरस, कार्निवोरस से कहा गया टॉप लेवल
प्रेडेटर्स, वो यहां पर भी हो सकते हैं, आगे भी हो सकते हैं। यही ट्रॉपिक लेवल है। हर्बीवोरस मतलब डियर, डियर को खा रहा है जैकॉल, और जैकॉल को खा रहा है ईगल। हर्बीवोरस के लिए यहां पे तुम बना दो डियर, यहां कार्निवोरस में लिख लो सलमान खान, नहीं सलमान खान नहीं लिखना है हमको, जैकॉल। अब सलमान खान बोल रहा है कि नहीं खाया, तो नहीं खाया मान लेते हैं, और यहां पर क्या, ईगल। यही क्या बनता है, ट्रॉफिक लेवल। प्रोड्यूसर तो मतलब प्लांट्स, राइट। तो जितनी अच्छी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, क्या बोलते हैं उसको, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होगा ना, राइट। तो फर्स्ट इज करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, लेकिन करेक्ट ढूंढना नहीं था। बायो एक्यूमुलेशन इंटेल्स द प्रोग्रेसिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट। एक्चुअली में ये बायो एक्यूमुलेशन नहीं है, ये बायो मैग्निफिकेशन है, क्योंकि प्रोग्रेसिव कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब जमा होना, बढ़ना। थर्ड, बायो मैग्निफिकेशन डिस्क्राइब्स द ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन। ये एक्चुअली में क्या है, बायो एक्यूमुलेशन। तो नंबर सेकंड एंड 3 दे आर इंटरचेंज, नॉट करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर क्या होगा, बी 2 एंड 3। ठीक है, करेक्ट। इसी तरह करके एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी करेंगे, कल भी ऐसा ही करेंगे। एमसीक्यू देखेंगे, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट देखेंगे, उससे रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे। जैसे भी करो, नाक इधर से छुओ, इधर से छुओ, नाक छूने से मतलब है वही करना है। ओके, यहां तक का मैं शेयर कर दूंगा तुम्हारे साथ, आगे फिर कल। और कल हम लोग क्लास करेंगे, ठीक है, कल एनवायरमेंट का क्लास हम लोग शाम को करेंगे। थोड़ा अर्ली कर सकते हैं, 6 बजे कर सकते हैं, कोई दिक्कत, 5 बजे, 5 बजे दिक्कत है, क्या दिक्कत है, अच्छा कर सकते हैं। 5 बजे तुम क्या कर रहे हो, ऐसा जिम जा रहे हो, अच्छा ठीक है, ओके कोई बात नहीं, टाइम बता दूंगा मैं, है ना, ज्यादा अर्ली नहीं करूंगा, राइट। बढ़िया है धीरज, ऐसे ही मजा लेते रहो, क्वेश्चन बनाते रहो।